चौथा और पांचवा जो पॉइंट है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, इसको हम इस वर्कशॉप में ज़्यादा डिटेल में नहीं कवर करेंगे क्योंकि ये एडवांस लेवल पे है। तो इंशाल्लाह वो आने फ्यूचर में जो वर्कशॉप करेंगे हम, तो उसके अंदर हम उसको कवर करेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा बेसिक हम कवर करेंगे। उसके लास्ट के जो 3 टॉपिक्स है कि जो स्टॉक मार्केट के गोल्डन रूल्स हैं, और ये ऐसे रूल्स हैं कि जो सालों से चले आ रहे हैं और उम्मीद है कि ये सालों तक चलेंगे, तो उसमें वो कवर करेंगे। दूसरा एक लर्निंग गाइड्स है, उसके अंदर जिन लोगों को मार्केट सीखना है तो उससे रिलेटेड मालूमात है, तो उसके अंदर बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल्स अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, वीडियोज़ है, पीडीएफ्स है, तो वो सारी मालूमात के बारे में लर्निंग गाइड में इंशाल्लाह पता चलेगा। और लास्ट का जो टॉपिक है कि जो फ्रॉड स्कीम्स होती है, आजकल आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं। मेरे खुद पहचान वाले अपने मुंह में नहीं है तो उनका नाम नहीं लूँगा मैं, तो उनके अच्छे खासे पैसे फंस गए। तो वो एक स्टॉक मार्केट का ब्रोकर नहीं है, लेकिन उसने वो प्रिटेंड किया कि मैं ब्रोकर का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और उस एतबार से उसने खुद का एक ऐप क्रिएट किया था, वेबसाइट क्रिएट किया और लोगों से पैसे लेना शुरू किया। अब वो पैसे निकाल नहीं पा रहा क्योंकि वो फ्रॉड है। तो उसके अंदर हम कवर करेंगे कि किस तरह से हम फ्रॉड स्कीम्स को पहचान सकते हैं, कि क्या क्या चीज़ें हमको देखना चाहिए ये जानने के लिए कि वो फ्रॉड है कि नहीं है। तो उसको 2 के अंदर कवर किया हुआ है कि एक तो जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के जो फ्रॉड्स एक वो है, दूसरा एक जो जनरल बिजनेस है, जैसे हम सबको सुना होगा चावल वाले के बारे में, हीरा गोल्ड के बारे में हम सबको पता है। तो वो वैसी जो कंपनीज आती हैं कि जो आपको कहती हैं कि इतनी हो, हमारी सोच और सिचुएशन के एतबार से हमको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। ये बहुत सिंपल सी स्लाइड है, इसमें सीधा सा क्लियरली बताया गया है कि पहले आप अपने आप को पे करो, पे योर सेल्फ फर्स्ट। तो उसमें क्या है कि आज अगर ज़्यादातर एतबार से देखा जाए तो लोग क्या करते हैं कि पहले जो कमाई है, जो इनकम है, तो उसके अंदर से जो नेसेसिटीज़ है उसकी वो कवर करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि लेजर के ऊपर डालते हैं। उसमें चाहे घूमना फिरना हो, गाड़ी लेना हो, महंगी घड़ियाँ लेना हो, जो भी एतबार से हो, और उसके बाद अगर कुछ बच गया तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है ना। माशाल्लाह हम तो सब बिना मुँह में, हमारे बड़ों ने जो एतबार से आगे आए हैं, हम सबको पता है कि किस एतबार से वो आगे आए। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम जो हमारी इनकम है उसमें से जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको निकाल दें। उसके बाद जो पैसा बचता है ना, उसको हम डिवाइड करें। उसमें सबसे पहले तो क्या करें कि हम आखिरत के एतबार से भी कि सदका करें, कि आखिरत का इन्वेस्टमेंट कि सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। तो जो भी सेविंग है हमारी, उसमें से कुछ आखिरत के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर दें। उसके बाद हम दुनिया के लिए उसमें से इन्वेस्टमेंट करें, है ना। तो उसमें जो भी हमारे एतबार से हमारी इनकम, हम उसको डिवाइड करें, और उसके बाद हमारे पास कुछ पैसे बच जाते हैं तो हम उसको लेजर के अंदर डालें। जैसे आजकल हमारे यहाँ पे ढाबे का और बाहर खाने का रिवाज बहुत ज़्यादा आम हो गया है, तो उसको थोड़ा सा इंसान कम कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, दूसरा ये कि नीड वर्सेस ना वांट्स मैट्रिक्स है। हाँ, कुछ कहना था। इसमें क्या है, इसको 4 चीज़ों के अंदर डिवाइड किया हुआ है कि जो चीज़ें अर्जेंट है और ज़रूरी है उसको हम सबसे पहले करें। जो चीज़ें ना ही अर्जेंट है और ना ही इम्पोर्टेंट रखती है उसको हम बिल्कुल उसको ख़रीदना। वैसे ही तीसरा जो है कि जो चीज़ें अर्जेंट नहीं है लेकिन ज़रूरी है तो हम क्या करें कि हम उसको डिले कर दें थोड़ा सा, कि उसको हम बाद में ख़रीद सकते हैं, बाद में ले लें। और जो चीज़ें कि अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, तो अगर हम ख़रीद सकते हैं तो हम उसको ले लें, अफोर्ड कर लें। तो ये इस तरह से इंसान अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है। अच्छा, ये इसको ना 3 पिलर्स इसके लिए कहा गया है कि हमारा जो पैसा है ना, बहुत मेहनत से इंसान कमाता है, तो इसके लिए जो 3 चीज़ें ना, इसको ज़रूरी रखना, बहुत ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ्टी उसकी ज़रूरी है, कि इन्वेस्टमेंट हमारा सेफ़ हो। दूसरा कि वो बढ़ता रहे, है ना, कि बढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कि सेफ़ रहे, बढ़ता भी रहे और लिक्विड भी रहे, कि जब ज़रूरत हो तो हम उसको निकाल सकें, कि ऐसा ना हो कि ब्लॉक हो गया, अब हमको ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी आ गई लेकिन हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए कि ये तीनों चीज़ें इंसान को देखना चाहिए जब वो मनी प्लानिंग करे। तो अच्छा, ये कि ना प्योर है ना फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसको जो कॉमर्स वाले जो बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे या प्रोफेशनल्स होंगे, उसको आसानी से समझेंगे। इसका फोकस एक ही है कि जो पैसे की कीमत आज है वो आज से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद वो सेम कीमत नहीं होगी, वो चेंज हो जाएगी।
तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आज जो पैसा है उसकी अगर 30,000 की कीमत है, तो अगर हमारा जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, किसी को पता है? सही कहा। तो इन्फ्लेशन तकरीबन 5 से 6%, 7% चलते रहता है, वेरीज होता है ऊपर नीचे। तो अगर कोई इंसान के पास अभी 30,000 रुपये है और इन्फ्लेशन को हम एज्यूम कर ले कि समझ ले कि 6% है, तो 20 साल के बाद वो पैसे की कीमत क्या हो जाएगी? तो 20 साल के बाद वो 96,214 का हो जाएगा। मतलब जो चीज़ हम 30,000 में आज खरीद सकते हैं, 20 साल के बाद उसके लिए हमको 96,214 देना पड़ेगा। ये सेम उसी से रिलेटेड है कि इन्फ्लेशन और उसका इम्पैक्ट क्या होता है ना सेविंग्स के ऊपर। कि अगर मिसाल है कि इंसान ने, जैसे भाई ने कहा था अभी कि 5 से 6% का 5 से 7% का एक्सपेक्टेशन है, तो अगर वो एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे ये अगर अपना एसेट एलोकेशन करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फ्यूचर में इनको ऐसे ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन भी 6-7% है, इनका जो रिटर्न भी अगर 6-7% होगा तो वो कम्प्लीटली इक्वलाइज हो जाएगा। तो एडिशनल जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होगा। तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह पैसे की वैल्यू कम होती जाती है, तो हमको ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है कि वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा परसेंटेज हमको रिटर्न दे। और ये इन्फ्लेशन के परसेंटेज हर जगह पर आसानी से मिल जाते हैं। गवर्नमेंट इसको कंटिन्यूसली पब्लिश करती है कि हर महीने के एतबार से, क्वार्टरली रिपोर्ट्स के अंदर, सालाना एतबार से, कि ये साल में इन्फ्लेशन कितना परसेंटेज था। तो हमको ये दिमाग में, जहन में रखना है कि इन्फ्लेशन को हमको बीट करना है, उसको हराना है। अगर वो नहीं हरेगा तो हमारे पास जो पैसा उसकी कीमत गिरती जाएगी। अच्छा, किसी ने कंपाउंडिंग के बारे में सुना है या पढ़ा हो? कोई है किसी ने कंपाउंडिंग के बारे में सुना है कि कंपाउंडिंग क्या होती है, क्या होता है? अच्छा, CAGR के बारे में सुना है? CAGR तो रिपोर्ट्स में बहुत बार आते रहता है। CAGR, हाँ माशाल्लाह आपको पता है। इसको बहुत सारे फाइनेंशियल लोग कहते हैं कि इट्स 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 7 अजायब हमको पता है ना, तो एक 8वां है। फाइनेंस की लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि एक 8वां अजायब है। और जो इसको समझ लेता है कि वो आगे निकल जाता है, वरना फिर पे करना पड़ेगा। उसकी मैं मिसाल देता हूँ। ये कंपाउंडिंग की एक एग्जांपल है कि अगर किसी के पास 1 लाख रुपया है, अगर उसने वो इन्वेस्टमेंट किया है प्रॉफिट रेट 10% के ऊपर, पर एनम मतलब पर ईयर, हर साल का 10%, और वो कंपाउंड हो रहा है, तो ये किस तरह से फंक्शन करेगा कि फर्स्ट ईयर में तो दोनों का रिटर्न सेम होगा, जिसने सिंपल बेसिस पे किया है कि हर साल सिर्फ 10% मिल रहा है, और वो सिंपल रिटर्न है कि हर साल सिर्फ 10% ही मिलेगा, उसके ऊपर कंपाउंड नहीं होगा। दूसरे जो 5 साल के बाद क्या होगा कि जो जिसने सिंपल रिटर्न जो था कि हर साल 10,000 मिल रहा है, तो क्या होगा 5 साल के बाद, 1 लाख के बाद 10,000 10,000 10,000 कितना होगा 50,000। लेकिन कंपाउंडिंग में क्या होगा कि हमारे जो 10,000 है उसके ऊपर भी हमको रिटर्न मिलेगा। तो सेकेंड ईयर 1,10,000 के ऊपर 10% जनरेट होगा। तो ये उसको कहते हैं कंपाउंडिंग, कि आपके प्रॉफिट के ऊपर भी जो रिटर्न जनरेट होता है वो कंटिन्यूसली जो कंपाउंड होता है उसको कहते हैं। तो अगर नॉर्मल सिंपल मिसाल देखी जाए कि अगर 30 साल अगर किसी ने पैसा लगाया है कि 1 लाख रुपया लगाया 10% के रिटर्न के ऊपर 30 साल तक, तो आप देख लें कि कितना हो रहा है। वो सिंपल के अंदर आपका सिर्फ 4 लाख हो रहा है और कंपाउंडिंग के अंदर वो 1.7 मिलियन हो रहा है, तकरीबन 17-17.5 लाख है। तो इसके लिए इंसान को ना फोकस करना चाहिए कि हमारा कंपाउंडिंग रिटर्न अच्छा हो। अच्छा, एक दूसरी मिसाल है उससे रिलेटेड कि अगर किसी इंसान ने 5,000 महीना दिया हो, जैसे आजकल बहुत सारे लोग ने SIP करते हैं, सुना है ना, इंशाल्लाह म्यूचुअल फंड के ऊपर हम जाएंगे बाद में। तो बहुत सारे लोग SIP करते हैं, तो कोई 1,000 की करता है, 5,000 की करते हैं, अलग अलग लोग एतबार से करते हैं। तो अगर कोई 5,000 की SIP कर रहा है, 12% उसका रिटर्न जनरेट हो रहा है, तो ये उसका 30 ईयर का इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम है। उसके अंदर सबसे पहले लिखा है कि अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हो तो 30 साल के बाद आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.77 करोड़। लेकिन उसी चीज़ को अगर किसी शख्स ने 3 साल के बाद शुरू किया तो ये तुम्हारा 1.22 करोड़ हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि 55 लाख का आपका जो कॉर्पस है, मतलब जो अमाउंट होना चाहिए था वो कम हो जाएगा। तो वो जो वाइट के अंदर बता रहे 55 लाख, वो किस वजह से कम हो रहा है
बिकॉज 3 ईयर्स का सिर्फ डिले हुआ है इसके बीच में। उसी तरह अगर किसी ने जो 10 साल डिले किया, मतलब एक शख्स ने 5,000 महीने के एतबार से आज डालना शुरू किया और 30 साल तक उसने डाला, तो उसको क्या मिलेगा 1.77 करोड़। दूसरे एक शख्स ने आज नहीं किया, 10 साल के बाद वो इन्वेस्टमेंट किया और 20 साल तक रखा, तो उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्या हो जाएगा 50 लाख। तो एक तरह से वो 1.27 करोड़ जो है वो उसका टोटल वैल्यू कम रहेगी। तो इसके लिए जितना जल्दी इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू करे उतना ज़्यादा उसके लिए बेहतर है ना। कि आजकल माशाल्लाह नौजवानी के अंदर इंसान क्या सोचता है कि अभी तो इन्जॉय करने के दिन है, तो आराम से इन्जॉय करते हैं, बाद में इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाद में सोचेंगे कि कुछ करना है। अच्छा, एक ये दूसरा रूल है, ये भी अगेन रिटर्न से रिलेटेड है, इसको रूल 72 कहते हैं। बहुत सिंपल सा है कि आपको जो भी रिटर्न परसेंटेज एक्सपेक्टेड है उसको आप ये 72 से डिवाइड कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा कि कितने साल हमको लगेंगे हमारे पैसे को डबल करने में। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम 12% एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको साल का 12% मिले, तो आज अगर मेरे पास 1 लाख है, मैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 12% के एतबार से, तो मुझे कितने टाइम के अंदर मेरा वो पैसा डबल हो जाएगा, तो वो 6 साल लगेंगे। तो ये 72 रूल जो है ना वो बहुत इजी है। तो अगर किसी को अपने एतबार से अगर कैलकुलेशन करना है कि मुझे कितने टाइम में पैसा कितना चाहिए, तो वो बहुत इजीली ये कर सकते हैं। अच्छा, एक ना मनी मैनेजमेंट में एक दूसरी चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली, डाइवर्सिफिकेशन। एक कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, है ना, कि सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो आप। तो वैसे ही जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम सारे पैसे एक ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ना डालें, है ना। या तो हम स्टॉक्स में डालें, दूसरा कि गोल्ड में कर सकते हैं, तीसरा रियल इस्टेट का ऑप्शन हमारे पास है। तो सारी चीज़ें ना सारा रियल इस्टेट में कर दे, ना सारा का सारा गोल्ड में कर दे, ना सारा का सारा स्टॉक्स में कर दे, ना सारा का सारा अमाउंट म्यूचुअल फंड में कर दे, है ना। कि उसको डिवीजन करना बहुत ज़रूरी है और उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। अच्छा, ये एक नाम लिख के एंट्री कर देना उसमें। अच्छा, ये एक स्लाइड है, इसके कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं अलोकेशन को, कि हमको कितना परसेंटेज कहाँ लगाना चाहिए। तो उसमें है कि एक तो टाइम हॉराइजन है कि हमको कितने वक्त के लिए लगाना है, दूसरा है कि हम कितना ज़रूरत पड़ी तो मुझे कितने वक्त के अंदर वो पैसा मेरे हाथ में वापस से आ जाएगा। तो ये स्लाइड जो उसके ऊपर है, तो इसके अंदर अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। एक है कि इंसान डायरेक्टली खुद इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर दे, दूसरा है कि म्यूचुअल फंड में करे, तीसरा है कि रियल इस्टेट में करे, चौथा है करेंसी में करे। ये 5 ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके एतबार से उसको डिसाइड दिया हुआ है कि क्या एतबार से इंसान को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं थोड़ा सा मिलते हैं, उसको सेव कर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो किस एतबार से कर सकता है। दूसरा, अगर जो जॉब कर रहा है या कोई बिजनेसमैन है या कोई बड़ी उम्र का है, तो वो कि मुझे टैक्स सेविंग के ऊपर देखना है कि रिटर्न कम होगा, 10% मिलेगा चलेगा, लेकिन मुझे सेफ्टी चाहिए मेरे इन्वेस्टमेंट की। कोई है जैसे यंग जनरेशन है, प्रोफेशनल है, तो वो क्या कर सकता है कि वो सोच सकता है कि मुझे 15% चाहिए, रिस्क रहेगा, मैं लेने को। तो उसके एतबार से इंसान डिसाइड कर सकता है कि उसको किस एतबार से जाना। ये स्लाइड को ना थोड़ा सा ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये कंपाउंडिंग के ऊपर ही है कि कंपाउंडिंग जब होता है आपका परसेंटेज, रिटर्न परसेंटेज कंपाउंड जब होता है, तो एक तो रिटर्न परसेंटेज है, दूसरा नंबर ऑफ टाइम्स है। टाइम्स इन द सेंस कैसा है कि अगर किसी ने 1 लाख रुपया आज इन्वेस्टमेंट किया तो उसका जो कंपाउंड हो रहा है X% के हिसाब से, वो मैं इसमें बताऊंगा। ये रियल केस है, ये एक्चुअल मार्केट डेटा है, एसेट क्लासेस है, टाइम ड्यूरेशन है 3, 5, 10, 15 और 20 साल का। ये इक्विटी है, निफ्टी जो इंडेक्स है उसका रिटर्न परसेंटेज है, ये गोल्ड का है और ये रियल इस्टेट का है। और ये कैलकुलेट किया है 31 जुलाई 2024 को। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर आप देखें कि जो मैं बाकी के साल सब छोड़ देता हूँ, मैं डायरेक्टली 20 साल पे जाता हूँ कि 20 साल के अंदर जो इक्विटी जो निफ्टी ने रिटर्न दिया है वो तकरीबन 16% है। और ऑन एन एवरेज मार्केट का ये रिटर्न है। अगर निफ्टी 16% दे रहा है तो इजीली इंसान है ना इतना मैंने आराम से कमा सकता है। अगर जो बहुत ज़्यादा एक्टिव इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इससे ज़्यादा इसको भी नहीं कर सकते हैं।
ये एक तरह से पैसिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं जिसको, कि आप इंडेक्स के अंदर पैसा लगा दिया आपने, शेयर में जायज़ नहीं है। तो सिर्फ एक मिसाल के एतबार से बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्टली इंडेक्स में पैसा लगा देते हैं और लोग उसके अंदर छोड़ देते हैं। तो अगर 20 साल के अंदर वो 16% से कंपाउंड हुआ है, तो 20 साल के बाद वो कितना हुआ है, आप एकदम आखिर में उसका देखिए कि 19.7 टाइम्स। जो एक्स है ना वो टाइम्स के लिए है, कि किसी ने 1 लाख लगाया, 16% के हिसाब से अगर वो कंपाउंड हुआ तो 20 साल के बाद वो 19,70,000 हो गया। वही चीज़ अगर हम गोल्ड के अंदर देखें तो गोल्ड का कंपाउंडिंग कितना परसेंटेज है, 12.8% है कंपाउंडिंग का, लेकिन टाइम्स में आप देखो 11.2। ये दोनों का डिफरेंस देखो और वो दोनों का डिफरेंस देखिए अब, तो थोड़ा परसेंटेज इंक्रीज होगा तो आपका जो नंबर ऑफ टाइम्स मनी इंक्रीज होगी वो बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगी। जैसे वो 16.1 से 19.7 हुआ और ये ऑलमोस्ट 13% है, दोनों में 3% का डिफरेंस, ऑलमोस्ट 3.3 का, लेकिन रिटर्न का डिफरेंस कितना है, ऑलमोस्ट 7% के आसपास कुछ है, 7-8, कि वो 7 और 8 टाइम्स उससे बढ़ गए। अच्छा, आप में से कोई बताएगा स्टॉक मार्केट में कौन कौन होता है, मतलब क्या होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं, कैसे फंक्शन करता है, किसी को इसकी आइडिया है? एक्सचेंज होते हैं NSE और BSE। सही कहा। और कोई? हमारे शेयर्स कहाँ रखे जाते हैं? सेबी होता है, SEBI होता है। अच्छा, और अच्छा, सबसे पहले तो मनी मैनेजमेंट के ऊपर किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स है तो पूछ ले, क्योंकि एक एक करके सेक्शंस कंप्लीट करके सवाल कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, ये भाई ने सही कहा कि जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है ये एक्चुअली कुछ लोगों ने स्टार्ट किया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत सालों पहले शुरू किया था। अब वो पूरा रेगुलाइज्ड है, रेगुलेटेड है, पूरा कम्प्लीटली रेगुलेटेड है, और वो जो रेगुलेशन जो करता है वो सेबी करता है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इज़ द मेन रेगुलेटर, और उसके अंदर एक तरह से ये 4 सेक्शंस में डिवीजन होता है। एक क्या है कि ब्रोकर्स है, तो स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली, तो वो NSE और BSE है, कि एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना था, बाद में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना था, लेकिन अभी के एतबार से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा होता है बनिस्बत BSE के, क्योंकि NSE जैसे ही फॉर्म हुआ था तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चले गया था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम उस तरफ डाइवर्ट हो गया था। दूसरा एक क्लियरिंग कॉरपोरेशन होती है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या करती है कि जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसका जो सेटलमेंट होता है, जो क्लियरिंग करना है, तो जिसने बेचा है उसको पैसा दिलाना है और जिसने ख़रीदा है उससे पैसा लेकर उसको शेयर्स देना है, तो वो काम क्लियरिंग कॉरपोरेशन करता है। जो डिपॉजिटरीज़ है, तो डिपॉजिटरीज़ के अंदर आपके शेयर्स होते हैं, जैसे हमारा बैंक होता है कि हम बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं, करंट अकाउंट में पैसे रखते हैं, वैसे ही हमारे जो शेयर्स है ना वो ये डिपॉजिटरीज़ में होता है, और वो 2 है, एक NSDL है और एक CDSL है, और जो चौथा है कि वो कंपनीज़ है। तो कंपनीज़ कौन सी है? नॉर्मल कंपनीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो इंटरमीडियरीज़ है, जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर है, मर्चेंट बैंकर्स है, ये बीच के अंदर एक रोल प्ले करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। जब नई कोई शेयर्स आते हैं तो उसके अंदर इनका रोल आ जाता है, तो ये रोल प्ले करते हैं उसके अंदर, और ये सारे रेगुलेटेड होते हैं सेबी के थ्रू। अच्छा, स्टॉक मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं तो उसमें सिंपल है ये बात कि एक तो इश्यूअर है। इश्यूअर कौन है? कंपनीज है। इन्वेस्टर कौन है? हम हैं। इंटरमीडियरीज कौन है? इंटरमीडियरीज ब्रोकर हो सकता है, फिर तुम्हारा जो डिपॉजिटरीज है वो है, फिर तुम्हारा क्लियरिंग कॉरपोरेशंस है, फिर तुम्हारा मर्चेंट बैंकर्स है, RTAs है, ये सारे इंटरमीडियरीज है। ये सारे मिलकर फैसिलिटेट करते हैं आपके ट्रांजैक्शन को, कि आपका ट्रांजैक्शन किस तरह से कम्प्लीटली सही हो। अच्छा, स्टॉक मार्केट में 2 चीज़ें हैं, एक तो है कि प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट, है ना। जिस तरह वो भाई ने फरमाया कि वो ज़्यादा करके IPO में पैसा लगाते हैं, तो IPO क्या है? IPO प्राइमरी मार्केट है, कि जब भी किसी कंपनी को मार्केट में शेयर्स लॉन्च करना है तो उसको IPO लॉन्च करना पड़ेगा। और इसमें क्या बताया गया है कि ना, कि सबसे पहले कि जो कंपनी को पैसा चाहिए तो वो क्या है कि यूज़र ऑफ फंड्स है, और वो क्या करेगा? अपने शेयर्स बेचेगा, और कि जो इन्वेस्टर है
कि वो सप्लायर ऑफ फंड है, कि हमारे पास पैसा है, हम इशूअर को दे देंगे और वो हमको क्या करेगा, उसके बदले में हमको वो शेयर्स दे देगा। अब जो IPO जब लॉन्च होता है तो उसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस होता है। IPO के अलग अलग किस्म होती है, तो एक FPO होता है, एक IPO होता है और बहुत सारी और डिटेल मज़ीद उसकी वो चीज़ें हैं। तो उसमें अलग अलग एतबार से कंपनी उसका प्राइस डिसाइड करती है, फिर हम जब अप्लाई करते हैं तो उसके एतबार से एलोकेशन होता है, बाकी का पैसा रिटर्न आ जाता है। तो ये उसके एतबार से है कि एक बार जब IPO आ गया तो उसके बाद क्या होगा कि आप वो शेयर्स सेकेंडरी मार्केट में चले जाएगा और वहाँ पे या हम हैं या सेलर है ना, कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इसमें, या तो बायर या तो सेलर है, दोनों के बीच में चलेगा। मैंने ख़रीदा तो मैं पैसे दूंगा, मुझे शेयर्स मिलेंगे, सामने वाले ने बेचा तो वो मुझे ना शेयर्स देगा, वो मेरे पैसे उसको चले जाएंगे। तो उसके अंदर ये नॉर्मली डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होता है कि इन्वेस्टर है, सिक्योरिटीज़ ब्रोकर है और दूसरा इन्वेस्टर है, तो ये इसके बीच में होगा। अच्छा, ये और थोड़ा सा बेसिक है ना। नॉर्मली प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है, प्राइस कंपनी डिसाइड करती है कि मुझे कौन से प्राइस पे बेचना है, ये हमारे हाथ में नहीं होता। तो जो IPO का जो डिमांड होगा मार्केट के अंदर और जो प्राइस बैंड कंपनी डिसाइड करती है, वो उसका ऊपर एक लोग रिसर्च करते हैं, मर्चेंट बैंक्स के साथ में लोग डील करते हैं, उसका एक प्राइस डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर वो बेचते हैं शेयर्स को। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई है कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो कि शेयर प्राइस बढ़ते जाएगा, महंगा होते जाएगा, सप्लाई ज़्यादा है तो शेयर प्राइस गिरते जाएगा। तो ये उसके एतबार से कि डिसाइड होता है। और ये जो पर्पज़ है प्राइमरी मार्केट का, तो इसके अंदर पर्पज़ तो ये है कि कंपनी जो होती है कि उसको एक्सपांशन के लिए पैसा चाहिए, या कंपनी को नया बिज़नेस करना है, या कंपनी को जो एग्जिस्टिंग बिज़नेस है उसको बड़ा करना है, या बहुत मरतबा ऐसा होता है कि जो शेयर होल्डर है उसके पास 100% शेयर होल्डिंग थी, अब उसको लिक्विडेट करना है थोड़ा परसेंटेज, कि उसको 25-30% बेच के वो पैसा अपने लिए यूज़ कर लेना है। तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जब रिसर्च करते हैं, हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो एक तरह से एक थोड़ी सी नेगेटिव साइन मानी जाती है कि शेयर होल्डर ने अपना पैसा लेके आउट हो गया, तो उस एतबार से उसको थोड़ा सा नेगेटिव भी देखा जाता है। जो शेयर होल्डर मार्केट से पैसा लेके अपनी इक्विटी बेच के वो पूरा पैसा वापस से कंपनी में लगाते हैं उसके एक्सपांशन के लिए, तो एक पॉजिटिव साइन होती है। अच्छा, जो प्राइमरी मार्केट है उसमें ना डिफरेंट इश्यूज होते हैं कि जैसे पब्लिक इशू है, एक राइट्स इशू है, बोनस है और एक प्राइवेट प्लेसमेंट है। प्राइवेट प्लेसमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होता, ये जो कंपनीज इंस्टीट्यूशंस होती है फाइनेंशियल्स, ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए होता है। बोनस इशू हमको मिलता है कि कंपनी अगर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो कंपनी क्या करती है कि हमको बोनस इशू कर देती है। बहुत सारे लोग, अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताएं, बोनस इशू होता है तो उससे रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होता है, कोई बताएगा? किसी को अभी तक बोनस मिला है? जी सही कहा कि ऐसा कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई शेयर 1000 रुपये है और वो कंपनी ने 1-to-1 का बोनस दिया, मतलब एक शेयर एक्स्ट्रा दिया, तो वो शेयर जैसे ही एक्स बोनस होगा वो 500 पे आ जाएगा। लेकिन इसको एक कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ माना जाता है और उसके एतबार से वो चांसेस है कि वो स्टॉक का प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और अगर कुछ ना हुआ तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो सीधा 2 शेयर हो जाएंगे 500-500 के, तो आपकी आखिर में वैल्यू तो सेम ही होगी। एक मिनट, आप में से म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्ट करता है? माशाल्लाह। और कोई? और तो आप लोग, हाँ
हाँ मैं बताऊँगा, शरिया जब कंप्लेंट हम लेंगे ना, हाँ शरिया स्क्रीनिंग लेंगे ना, तो उसके अंदर इंशाल्लाह मैं बता दूंगा पूरा। अच्छा, आप लोग जो करते हो ये SIP करते हो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो? SIP के थ्रू करते हो। ये म्यूचुअल फंड जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए कि जिनको अगर फाइनेंशियल मार्केट इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या वो अर्ली स्टेज पे है कि जैसे मैंने अभी शुरू किया है, अब मेरे पास पैसा है, मुझे लगाना है, लेकिन मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ? तो सबसे पहले तो मुझे सीखना होगा, लेकिन जब तक मैं सीख रहा हूँ तब तक मैं क्या करूँ? तो तब तक अगर हमको चाहिए तो हम म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। दूसरा, इसमें हम डाइवर्सिफिकेशन में नहीं कहूँगा, क्योंकि इक्विटी और म्यूचुअल फंड एक तरह से दोनों एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे उतना कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, तो वो एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपका पैसा मार्केट में लगाते हैं। तो लोग क्या करेंगे कि इन्वेस्टर्स अपना पैसा जो फंड है, फंड में पैसा लगा देता है। फंड क्या करेगा? वो पैसा शेयर्स में लगाएगा, और शेयर सिर्फ शेयर्स में नहीं लगता है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी आते हैं, तो बॉन्ड्स में भी लोग रखते हैं, फिक्स इनकम में भी रखते हैं, तो अलग अलग एतबार से होते हैं, और शेयर्स में भी रखते हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा कि जो भी रिटर्न होगा वो अगेन वापस से वो इन्वेस्टर को चले जाएगा। उसमें से म्यूचुअल फंड वाले कुछ चार्जेस करते हैं कि AMC चार्ज करते हैं, परफॉर्मेंस फ़ी चार्ज करते हैं, तो वो साइकिल है पूरा ये कि आप पैसा दोगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो रिटर्न आएगा उसमें से कुछ पोर्शन वो अपने पास रख लेंगे और वापस से दूसरा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। अब इसमें बेसिकली जो म्यूचुअल फंड क्यों करना है, तो एक तो कैसा है कि आपका एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए कि हम अलग अलग चीज़ों के अंदर पैसा लगाएं। दूसरा है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरा कि एक एक्सपर्ट मैनेजमेंट है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसको मैनेज करते हैं, उनका एक हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि ये जैसे मिसाल है कि कोई फंड है, जैसे टाटा का फंड है जो शरिया कंप्लेंट में आता है, टाटा एथिकल, तो उनके तकरीबन मेरे ख्याल से 20-25 साल की कुछ हिस्ट्री है, तो वो आप इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं कि 25 साल में वो फंड ने कितना परसेंटेज रिटर्न दिया। तो उसके एतबार से आप एक रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो फ्यूचर में मेरा कितना बढ़ सकता है। तो वो एतबार से आपको एक ना क्या बोलते हैं आइडिया आ जाता है। अच्छा, SIP तो शायद बहुत सारों ने सुना होगा। ये SWP किसी ने सुना है? सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। कोई ऐसा है जिसने सुना हो कि मेरे कोई पहचान वाले ने? क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पे तो सब यंग है, तो SWP में तो कोई नहीं जाएगा, लेकिन अगर कोई आपके रिलेटिव्स या कोई पहचान वाले ऐसे कोई है जिसने SWP में पैसा लगाया हो। मैं इसका डिफ्रेंशिएशन बताता हूँ। SIP में क्या होता है कि आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में जाता है कि जो भी फंड को आपने सब्सक्राइब किया है उसके अंदर आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट जाएगा। SWP में क्या होता है कि आप रेगुलरली थोड़ा सा पैसा उसमें से विड्रॉ करते हो। वो मैं पूरा डिटेल में थोड़ा सा और उसके बताऊंगा कि वो किस एतबार से फंक्शन करते हैं। इसमें गोल क्या होता है? गोल SIP में क्या है कि हमारा पैसा बढ़े, कि एक अच्छा सा अमाउंट हमको मिले, वो चाहे जो भी रिक्वायरमेंट हमारे नीड्स के एतबार से, उसके एतबार से लोग SIP करते हैं। जैसे मिसाल है, आजकल लोग ना फाइनेंशियल प्लानर बहुत सजेस्ट करते हैं क्या हो कि बच्चों की पढ़ाई के एतबार से एक SIP शुरू कर दें। जैसे आपको हज करना है तो हज के एतबार से एक SIP शुरू कर दे, आपके फ्यूचर में घर लेना है तो घर के एतबार से एक SIP शुरू कर दे। तो ऐसे अलग अलग एतबार से लोग SIP करते भी हैं। दूसरा SWP का गोल क्या है कि हमको रेगुलरली कुछ पैसा मिले। जैसे ये अक्सर जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए SWP बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि जैसे किसी के पास मिसाल ले लेके ना 20-30 लाख रुपया है, अब उसको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा कि जहाँ पे वो पैसा लगा सके, तब वो क्या करे? तो उसके लिए एक SWP का ऑप्शन है। सेम फंड के अंदर आप SWP कर सकते हैं कि जहाँ पे क्या होगा कि आपका पैसा लगेगा और आपको हर महीना उन लोग थोड़ा पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे और आपका जो बाकी का पैसा है वो मार्केट में इन्वेस्टेड रहेगा और वो ग्रो भी करते रहेगा। उसका मैं एग्जांपल इंशाल्लाह बाद में आगे की स्लाइड में दूंगा। अच्छा, ये सूटेबिलिटी के एतबार से है कि ये जो है ना, ये सब एजेस वाले करते हैं SIP, इवन है ना बड़ी उम्र के लोग भी करते हैं, यंग जनरेशन भी करते हैं। लेकिन जो SWP है कि वो आपका जो ऑलमोस्ट एक तरह से रिटायरीज़ होते हैं या जो बड़ी उम्र के होते हैं कि वो SWP के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं। देखिए, ये एक है ना मिसाल है SIP के ऊपर कि अगर किसी ने हर महीने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया
और एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 12% है और उसने 60 महीने किया, तो ये मतलब 5 साल उसने किया, तो उसका टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? तो वो कितना होगा कि वो 8,24,864 हो जाएगा। ये SIP का ऑप्शन है। अभी ये सेम अमाउंट अगर मिसाल लें कि किसी ने 10,000 महीने का डाला, 60 महीने तक डाला, वो 8,24,864 हो गया। अब उसी पैसे को उसने SWP में कन्वर्ट कर दिया कि मैंने 5 साल तक हर महीना पैसा डाला, अब मुझे और कुछ नहीं डालना है। अब जो जमा हो गया थी अमाउंट, मैंने उसको SWP में कन्वर्ट कर दिया, तो अब क्या होगा? तो वो सेम अमाउंट देखिए यहाँ पे 8,24,864। अब ये 64 फर्स्ट मंथ, मतलब 5 साल के बाद जो फर्स्ट मंथ होगा उसके अंदर ये अमाउंट है। एजम्पशन सेम है कि 12% से वो ग्रो कर रहा है। अब इसमें विड्रॉवल होगा, जो SWP लिखा हुआ है 5,000 का, मतलब क्या है कि मैं हर महीना 5,000 उससे बाहर निकाल रहा हूँ। पहले मैंने 10,000 डाला हर महीना, 60 महीने डाला, वो एक रकम बन गई। अब मैं उससे निकाल रहा हूँ, कितना निकाल रहा हूँ कि 5,000 निकाल रहा हूँ हर महीना। तो वो 120, मतलब और 60 महीने के बाद, 120 महीने के बाद वो क्या हो जाएगा कि हमने जो 5-5 हज़ार के एतबार से निकाला 5 साल, वो अलग। उसके बाद आपका जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 10,90,000। तो क्या हो रहा है इसमें कि हमने डाला था 8,24,000, हर महीना 5-5 हज़ार भी निकाल रहे हैं 60 महीने तक, और उसके बाद वो वैल्यू भी बढ़ गई। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पैसा, जो रिटर्न परसेंटेज है, उससे अगर कम आप विड्रॉवल करते हो तो आपका पैसा बढ़ेगा। जैसे मिसाल है कि 12% रिटर्न जनरेट हो रहा है, अगर मैं जो फंड की वैल्यू थी उसका 6% निकाल रहा हूँ, तो एट दी एंड मेरा वो पैसा बढ़ के भी रहेगा, मुझे हर महीना मिलेगा भी और उसकी वैल्यू भी बढ़ भी जाएगी। इसका एक सिंपल सा और एक एग्जांपल है। जैसे मिसाल है कि किसी ने 1 साल पहले फर्स्ट 1 तारीख को पैसा डाला, उसने 50 लाख लगाया, और मिसाल है कि जो स्कीम है, म्यूचुअल फंड स्कीम होती है, उसका जैसे स्टॉक्स का शेयर प्राइस होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर NAV होती है, तो वो NAV 100 थी, तो उसको कितने यूनिट के बैलेंस मिल गए? उसको 50,000 यूनिट्स के बैलेंस मिल गए। अब हर महीने वो मंथली SWP कर कि हर महीने 30-30 हज़ार वो निकाल रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर 1 साल के बाद उसके जो 50 लाख थे वो 53 हो गए, और जो 30-30 हज़ार निकाल रहा था तो साल का 3,60,000 जो मिला वो एक्स्ट्रा है। तो ये SWP का कॉन्सेप्ट है। तो स्पेशली जो अगर बड़ी उम्र के हैं कि जिनको अब पैसा उनके पास है लेकिन उनको कोई ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं कि हम क्या करें, तो वो ये शरिया कंप्लाइंट जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है कि उसके अंदर वो SWP कर सकते हैं। अच्छा, ये तो माशाल्लाह सबको पता ही होगा, है ना, कि शेयर मार्केट में अगर हमको ट्रेड करना है तो हमको क्या चीज़ें हैं। एक तो हमको सेविंग अकाउंट चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए। दूसरा कि हमको एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, वो भी किसी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास करना चाहिए। तीसरा कि हमको डीमैट अकाउंट चाहिए जिसके अंदर हमारे शेयर्स रहेंगे। ये 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी बहुत बेसिक्स हैं, तो वो नॉर्मली कोई भी ब्रोकर्स आपको गाइड कर देता है। अच्छा, जो हम ट्रेडिंग करते हैं तो माशाल्लाह आजकल तो हाईटेक थोड़ा सा ज़माना है, तो बहुत ज़्यादा करके सब ऐप यूज़ करते हैं। वरना पहले के ज़माने में होता था कि नॉर्मली लोग ब्रोकर्स को कॉल करते थे। मैंने भी जब शुरू किया था तो मैंने मेरा करियर शेर खान से शुरू किया था, तभी वहाँ पर मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था। उसके बाद मैंने इदाफा इन्वेस्टमेंट करके है बॉम्बे के अंदर, क्राफर्ड मार्केट पे है, तो मैं वहाँ पे एज अ रिसर्च एनालिस्ट और एज वेल एज मैं नीट और बोल्ड ऑपरेशन ट्रेडिंग पे भी था। तो कस्टमर्स हमको कॉल करते थे उस वक्त में, क्योंकि ऐप्स नहीं होते थे। मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, 6-7 की। तो कस्टमर्स कॉल करते थे हमको और वो कहते थे कि आप हमारे ये स्टॉक्स इतना प्राइस पे है, ये हमको इतना ख़रीद लो। तो आप फ़ोन करके भी कर सकते हो, आप फिर ऐप के थ्रू कर सकते हो। ब्रोकर्स का सॉफ्टवेयर होता है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। ब्रोकर्स का वेबसाइट्स होती है, आप उसके भी थ्रू बाइंग सेलिंग करना है, आप खुद से कर सकते हो। अच्छा, जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो हमको क्या चार्जेस लगते हैं? तो बेसिक सा है कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आजकल ब्रोकर्स इसको फ्री में देते हैं। पहले चार्ज करते थे, अब इसको फ्री में देते हैं।
और डीमेट अकाउंट को भी ज़्यादा करके 1 या 2 साल या परमानेंटली कोई स्कीम के अंदर उन लोग फ्री दे देते हैं। अदरवाइज़ उन लोग AMC चार्ज करते हैं कि 300 रुपया 400 रुपया, डिपेंड ब्रोकर करते हैं कि वो कितना चार्ज करेगा। उसके बाद जब भी आप है ना जो स्टॉक्स खरीदोगे या बेचोगे तो उसके ऊपर ब्रोकरेज चार्ज होता है। तो आजकल तो माशाल्लाह अक्सर के अकाउंट ज़ीरोधा या ग्रो के ऊपर ही है, इसको ही ज़्यादा पब्लिक फॉलो करती है क्योंकि इसमें ब्रोकरेज बहुत कम होता है। जो नॉर्मल जो ब्रोकर्स होते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा होते हैं, वो अक्सर ना 0.5% चार्ज करते हैं। तो एक वो है। दूसरा इसके अंदर एक ट्रांजैक्शन ना चार्जेस होते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से है, उसके साथ साथ एक STT होता है, स्टैम्प ड्यूटी लगता है और साथ में GST लगता है। तो ये चीज़ें आपके ब्रोकरेज के ऊपर डिसाइड होती है, तो ब्रोकरेज के ऊपर ये एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस लगते हैं आपको। तो ऑन एन एवरेज ना एक नंबर तो नहीं दे सकता मैं कि कितना परसेंटेज चार्ज होता है, क्योंकि जो मेन ब्रोकरेज होगा उसके ऊपर ये कैलकुलेशंस होगा। तो अगर मिसाल लेके आपका ब्रोकरेज 0.5% है, कि अगर किसी नॉर्मल ब्रोकर के पास अकाउंट है तो अगर 0.5% चार्ज कर रहा है तो बाकी के जो चार्जेस मिला के वो तकरीबन 0.85 0.9 तक शायद कुछ जाता है। वो बाइंग पे भी लगेगा आपको सेलिंग पे भी लगेगा। अच्छा, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है मार्केट की, ये मैं सब तो नहीं ना डिटेल में जाऊंगा। इसमें से मोस्टली मेरे ख्याल से आप लोग ने सब चीज़ें सुनी होगी, ना ये होगी ना बॉम्बे NSE BSE IPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसमें जो चीज़ कवर नहीं है वो हो जाता है उसके ऊपर। अच्छा, डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में किसको पता है फ्यूचर ऑफ कि किस एतबार से वो फंक्शन करता है? नॉट फिक्स में है, फिक्स में नॉट इतना है। अच्छा, लिक्विडिटी इसमें ज़्यादा रहती है। हाँ सही कह रहे हो। और कोई किसी ने इसके बारे में पढ़ा है? इसको अगर एकदम सीधी सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये सट्टा मार्केट है, ये स्टॉक मार्केट का सट्टा मार्केट है। इसके अंदर लोग ना शेयर्स को नहीं परचेस करते, शेयर्स के लॉट को परचेस करते हैं और उसके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी तो हर महीने के आखिरी जुमेरात को वो लॉट को बेचना है आपको, या तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। और इसके अंदर आपको शेयर्स की डिलीवरी नहीं मिलती। और उसके अंदर 2 ऑप्शंस होते हैं, एक फ्यूचर्स है, एक ऑप्शंस है। तो उसकी एक पूरी अलग वर्किंग है। ये स्ट्रेटली शरीयत में जायज़ नहीं है, स्ट्रेटली जायज़ नहीं है शरीयत के अंदर। जो कैश है, कैश मार्केट इसको कहते हैं जो प्योर इक्विटी है, जिसमें हम शेयर्स को ख़रीदते हैं, हम पैसा देते हैं और शेयर्स हमको मिल जाते हैं जो हमारे अकाउंट में होते हैं, जिसको हमको अगर बेचना है तो हम 1 हफ्ते में बेच दें, 1 साल के बाद बेच दें, 10 साल के बाद बेचें, वो हमारी मिल्कियत में होते हैं। उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं कि आपको इतने साल तक शेयर्स को रखना है। अच्छा, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है जो लास्ट वाला है, किसी ने पढ़ा है इसके बारे में? नंबर ऑफ शेयर इनटू प्राइस। सही कहा, माशाल्लाह भाई को बहुत अच्छी मालूमात है। ये क्या होता है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं किसी भी कंपनी के, उसको उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मिसाल लें कि रिलायंस है, तो रिलायंस के 1 लाख शेयर्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और उसका प्राइस क्या है, अभी कितना प्राइस है रिलायंस का? हाँ माशाल्लाह अपडेटेड सब रिलायंस रिलेटेड। तो बस उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो भी बनेगा वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसको कहते हैं कि फ्री फ्लोट। जो नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, वो ट्रेड जो होता है ना, उसको सुना होगा आपने कि इसको फ्री फ्लोट कहते हैं, कि ये कोई भी खरीद सकता है, बेच सकता है, ये पब्लिक के लिए है। अच्छा, इसमें और एक चीज़ है, मैंने एक्चुअली कुछ चीज़ें रेड में हाईलाइट किया हुआ है कि जो शरीयत के एतबार से नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैंने उसको थोड़ा सा रेड के अंदर हाईलाइट किया हुआ है। तो उसमें एक है कि शॉर्ट, तो शॉर्ट सेलिंग सुना होगा है ना, कि शेयर्स नहीं है आपके पास लेकिन आप पहले बेच रहे हो। किस बुनियाद पर बेच रहे हो? जैसे कि मुझे लग रहा है कि आज नीचे जाएगा, तो मैंने उसको पहले बेच दिया और फिर मार्केट क्लोज होने से पहले मैं उसको ख़रीद रहा हूँ, तो ये शरीयत में जायज़ नहीं है। उसी एतबार से डे ट्रेडिंग है, तो डे ट्रेडिंग के अंदर अलग अलग मुफ्तियान कराम के अलग अलग मसाइल है। इसको मैं इंशाल्लाह डिटेल की स्लाइड में पूरा कवर करूँगा कि डे ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शरीयत के एतबार से भी और दूसरे एतबार से भी मैं इंशाल्लाह उसको बताऊँगा। दूसरा है कि मार्जिन ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग भी मना करते हैं कि आपके पास 10,000 है और आप ब्रोकर आपको मार्जिन देते हैं कि आप 55 टाइम्स उसका बाई कर सकते हो। तो मेरे पास अकाउंट, ब्रोकर के अकाउंट में 10,000 था और मैंने जो शेयर्स खरीदा वो 50,000 की वैल्यू के शेयर्स खरीद लिए,
तो वो अलाउड नहीं है। अच्छा, इसमें से ना कॉमर्स वाले कितने हैं? कॉमर्स स्ट्रीम में कौन कौन है? अच्छा, कंपनी की बैलेंस शीट, माशाल्लाह बिजनेस वाले भी थोड़े अहबाब दिख रहे हैं इसमें। ये कंपनी की बैलेंस शीट किसी ने देखा है? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी ने देखा है? कहीं पे पढ़ा है इसके बारे में? सीए है क्या? देखिए, ये ना कंपनी से रिलेटेड चीज़ें हैं कि जैसे पीएनएल अकाउंट, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, एनुअल रिपोर्ट है, क्वार्टरली मतलब 3 महीने का रिजल्ट, फिर हाफ ईयरली रिजल्ट आता है, 9 मंथ्स आता है, जिसको 9M भी कहते हैं उन लोग, बहुत सारे लोग। फिर ना एनालिस्ट एस्टीमेट, इसको एक तरह से जो मार्केट में जो कंपनीज ट्रेड होती है उसके ऊपर बहुत सारे ब्रोकर्स के खुद की रिसर्च के डिपार्टमेंट होते हैं और उनके पास एनालिस्ट होते हैं, वो उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी का प्राइस कितना फ्यूचर में जा सकता है, ऊपर या नीचे, दोनों। उन लोग रिसर्च करते हैं, उसके बाद फिर उन लोग एक एस्टीमेट देते हैं कि ये इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि आपको ये नहीं करना चाहिए, अगर आपके पास है तो आप होल्ड करो कि बेच दो, उन लोगों को एस्टीमेट देते हैं। प्रोमोटर जो है, ये कंपनी का जो ओनर होते हैं, जैसे रिलायंस का प्रोमोटर है अंबानी, तो वो प्रोमोटर उनको कहते हैं। अच्छा, ये जो वो साइड में है, ये स्टॉक्स को डिफरेंट बेसिस पे डिफाइन करते हैं ना फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, कि वो ग्रोथ स्टॉक है, डिफेंसिव है, साइक्लिकल है, नॉन साइक्लिकल है, फिर वो लार्ज कैप है, ब्लू चिप है, एमर्जिंग है। तो ये इसके अलग अलग टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ है। इसको थोड़ा सा गूगल कर लेंगे ना तो इसकी बहुत आसान तरीके से इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और ये बहुत से मार्केट के अंदर अक्सर यूज़ होती है। तो जैसे आप है ना रिसर्च रिपोर्ट्स कुछ भी पढ़ेंगे ना तो ये टर्म्स यूज़ होते हैं उसके अंदर, तो हमको इसकी बेसिक अगर मालूमात होगी ना तो समझना हमारे लिए आसान है। अच्छा, स्टॉक मार्केट के ऊपर किसी को कुछ सवाल करना है, किसी को कुछ पूछना है? जो अभी स्लाइड्स कवर की। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शरिया स्क्रीनिंग के ऊपर है। अच्छा, आप नहीं बोलना, और कोई है जिसको इसके बारे में पता हो थोड़ा कि शरिया स्क्रीनिंग है क्या, होती कैसे है, किस एतबार से इसको करते हैं? कोई बोलो। फर्स्ट उसका बिजनेस शरिया कंप्लायंस में है कि नहीं, सेकंड उसका बिजनेस जो है इंटरेस्ट बेरिंग वगैरह नहीं, लोन लिया नहीं है जो वो कवर किया, थर्ड के कोई एसेट्स वगैरह जो है वो कोई लोन पे दिया नहीं गया है। माशाल्लाह नॉलेज है। देखो, शरिया स्क्रीनिंग से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, है ना, कि हम सबका यकीन क्या है कि हमारी रोज़ी का मालिक कौन है ना, कि हमको कितनी रोज़ी मिलेगी, जितनी के मुकद्दर में होगी, है ना, कि जितनी अल्लाह ने लिख दी है। तो हम क्यों उस एतबार से इन्वेस्टमेंट करें जो शरीयत के एतबार से जायज़ ना हो। कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ वाक़यात मेरे सामने ऐसे आए हैं, अपने मुमनों के वाक़यात आए हैं कि जो शरिया स्क्रीनिंग को नहीं मतलब नहीं देख रहे हैं, या देख रहे हैं तो कुछ चीज़ें देख रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं देख रहे हैं, या तो उनको मालूमात नहीं है कि किस तरह से शरिया स्क्रीनिंग होती है, शरिया स्क्रीनिंग की जो शरिया लिस्ट होती है कि उसके एतबार से हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कुछ ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि मैंने सिर्फ कंपनी के बिज़नेस को देख लिया, अब मेरे लिए वो काफ़ी है। जैसे एक मिसाल है कि टाटा स्टील है, कि उसका बिज़नेस क्या है कि स्टील का बिज़नेस है, तो उनके जहन में ऐसा है कि ये स्टील का बिज़नेस है, शरीयत के एतबार से जायज़ है, कि बिज़नेस में कोई ख़राबी नहीं है, तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही चीज़ नहीं है कि शरिया स्क्रीनिंग में 2 फैक्टर्स होते हैं। तो इसके लिए मैं बताता हूँ आपको कि शरिया स्क्रीनिंग बेसिकली कि करना क्यों है हमको। शरिया स्क्रीनिंग इसके लिए हमको करना है कि जो स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज़ है, तो बहुत बड़ा यूनिवर्स है, कोई गेस करेगा कितनी सारी कंपनीज़ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर? हाँ, तकरीबन उसके आसपास ही है। तो वो 5,500 जो कंपनीज़ है वो सारी की सारी शरीयत के एतबार से कंप्लाइंट नहीं है, और सारी की सारी शरीयत के एतबार से नॉन कंप्लाइंट नहीं है।
तो वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होती है। उसमें पहली कौन सी है कि जो कम्प्लीटली शरिया कंप्लाइंट है, वो शायद आपको कुछ कंपनीज मिलेगी जो कम्प्लीटली 100% कंप्लाइंट है, उसकी स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है। कुछ कंपनीज है कि जो कम्प्लीटली नॉन शरिया कंप्लाइंट है, तो वो शरिया लिस्ट से डायरेक्टली बाहर चली जाएगी, उसकी स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है, उसकी जो नेक्स्ट स्क्रीनिंग होती है उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसकी बिजनेस स्क्रीनिंग होगी और वो कंपनियाँ बाहर चली जाएगी। तीसरी जो कंपनियाँ हैं कि जिनका जो बेसिक बिजनेस है, जैसा भी मैंने कहा कि टाटा स्टील, कि उसका बेसिक बिजनेस है वो कंप्लाइंट है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है कि जो बिज़नेस करने का तरीका है वो तरीके में कुछ खराबी है, तो उस एतबार से उसको क्या करते हैं कि वैसी कंपनियों को शरिया स्क्रीनिंग करते हैं। अच्छा, जो शरिया स्क्रीनिंग है तो बेसिकली जैसे मैंने कहा, तो इसके अंदर ना शरिया के क्राइटेरियाज़ है, ये ना मुफ्तियान कराम के ओपिनियंस और इज्तिहाद के बेस पर इन्होंने मुरतब किया हुआ है, और ये डिफ़र करते हैं कि हर मुफ्ती के एतबार से ये अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये इज्तिहाद के बुनियाद पर है कि तो उसके अंदर दो सबसे जो की फैक्टर्स है कि 2 बेसिस पे स्क्रीनिंग होती है। सबसे पहले कि आपके बिज़नेस की स्क्रीनिंग होगी कि बिज़नेस जायज़ है कि नहीं जायज़ है। दूसरा क्या होगा कि कंपनी के जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होता है, फाइनेंशियल जो अकाउंट्स होते हैं उसके ऊपर पूरी स्क्रीनिंग होगी, दूसरी वाली। दूसरा कि ये स्क्रीनिंग वन टाइम नहीं होती, ये रेगुलरली कंटिन्यूसली होती रहती है। तो जैसे ही कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, आपको वापस उसको इवेलुएट करना है कि वो कंपनी अब शरिया के अंदर है कि वो नहीं है। और इसमें बहुत बार होते रहता है ऐसा कि कुछ कंपनी आज शरिया के अंदर थी, 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद जब उसका रिज़ल्ट आएगा या 1 साल का जब उसका रिज़ल्ट आएगा तो वो शरिया लिस्ट से बाहर चली जाएगी। हो सकता है कि जब वापस से वो जो पैरामीटर्स है वो इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे, तो वो पैरामीटर्स में अगर वो वापस से अंदर आ गई तो वो वापस से अंदर आ जाएगी। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है कि ये कंटिन्यूसली होते रहते हैं। इसके लिए जो शरिया स्क्रीनिंग ऐप्स है या जो कंपनीज़ हैं वो इसको रेगुलरली करती रहती हैं। इसमें कुछ फ्री के ऐप्स हैं, कुछ पेड है, कुछ ना पेड कंपनीज़ हैं जिसकी लिस्ट आती है। तो मैं कुछ नाम से गिना देता हूँ। जैसे एक सबको शायद पता होगा इस्लामिकली, बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। तो एक इस्लामिकली है, फिर एक इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर है, फिर एक ना halal.in करके है, फिर एक मुसफ़ा करके है, फिर एक तासिस है। तो तासिस जो है वो बहुत पुरानी कंपनी है, और जो टाटा का जो म्यूचुअल फ़ंड है उसको भी तासिस ही सर्टिफाई करता है, और वो उसका कोई ऐप नहीं है, और उन लोग की लिस्ट जो है वो कॉस्टली है थोड़ी। तो वो नॉर्मली जो ना ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, तो उन लोग ही उसको एफोर्ड करते हैं नॉर्मली। अच्छा, इसमें ना मैंने ये दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट से ना कुछ शराइत उन्होंने वेबसाइट पे बताई थी, तो कुछ वक्त पहले के हैं, ये डिटेल्स हैं, तो मैंने लिया हुआ था। तो इसमें कुछ चीज़ों को देखा जाएगा कंपनी को इन्वेस्टमेंट से पहले। सबसे पहले देखा जाएगा कि कंपनी किसी नाजायज़ काम में मुलविस ना हो, सबसे पहली शराइत है। दूसरा कि कंपनी के पास कुछ फ़िक्स एसेट्स होने चाहिए। फ़िक्स एसेट्स से क्या मुराद है कि जैसे मिसाल है कि जैसे हमारे वहाँ पे ना फैक्ट्रीज़ होती है, तो उसके अंदर क्या होगा कि ज़मीन है, मशीनरी है, तो ये फ़िक्स एसेट्स को कहते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में। तो उसके पास कुछ फ़िक्स एसेट्स होना ज़रूरी है। इसका परसेंटेज है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में डिसाइड कर देखेंगे। दूसरा कि जो कंपनीज़ है जो इंटरेस्ट के अंदर, डेट के अंदर डील करती है, तो वो कंपनीज़ को इंटरेस्ट देना पड़ता है, या वो कंपनीज़ जो पैसा अपना बैंक्स में रखती है या फिक्स डिपॉजिट में रखती है तो उनको इंटरेस्ट का पैसा मिलता है। तो वो हमको एक तो प्योरीफाई करना है कि अपने जो डिविडेंड जो प्रॉफिट मिलता है हमको उसमें से निकालना है, वो इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा कि ऐसी कंपनियों की जब AGM होती है कि सालाना जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर हम हमारा ऑब्जेक्शन रेज़ करें कि हम मुस्लिम हैं, हमारे एतबार से इन कंपनीज़ को डेट के ऊपर, लोन के ऊपर डील नहीं करना चाहिए, डील के लोन के अंदर, तो आप इसके अंदर डील ना करो। और चौथा, जैसे मैंने बताया कि जो नाजायज़ जो पार्ट हो जाता है डिविडेंड में से, वो निकाल के हमको किसी को भी दे देना है, सवाब की नीयत उसमें नहीं करनी है। और जो पांचवा है कि स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के एतबार से, क्योंकि आज इसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा मुलविस हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब हम कोई कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं, तो शेयर्स क्या है? शेयर्स एक तरह से पार्टनरशिप है। जैसे मिसाल है कि आज हमारे जो मोमनों की बहुत सारी कंपनियाँ हैं,
2-3 कंपनियां लिस्ट भी हुई मार्केट के अंदर। तो जब हम पैसा लगाते हैं किसी कंपनी के अंदर तो हम क्या करते हैं कि पार्टनरशिप लेते हैं। पार्टनरशिप अलग तरीके से होती है, एक एक्टिव पार्टनरशिप है, एक स्लीपिंग पार्टनरशिप है। तो एक एक्टिव में क्या है कि जो कंपनी को चला रहा है वो एक्टिव पार्टनर है, जिसने पैसा लगा दिया वो स्लीपिंग पार्टनर है। तो हम एक तरह से स्लीपिंग पार्टनर है कंपनी के अंदर। तो ये शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ये एक तरह से पार्टनरशिप है। ये सिर्फ हमको इसके लिए नहीं करना कि मैंने आज सुबह में कोई शेयर लिया, वो बढ़ गया, मैं बेच के हट जाऊँ। सिर्फ प्रॉफिट इक्वल या लॉस इक्वलाइज करने की नीयत ना हो इंसान की, क्योंकि वो एक तरह से वो गैम्बलिंग के अंदर चले जाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे मुफ्तियान कराम उसको मना फरमाते हैं कि डे ट्रेडिंग ना कीजिए। अच्छा, जब ये शरिया की बिज़नेस स्क्रीनिंग करते हैं हम, तो ये जो सेक्टर्स है जैसे अल्कोहल है, टबैको है, पोक है, नॉन हलाल फूड है, BFSI मतलब बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, इसको शॉर्ट में BFSI कहते हैं, वो है। फिर मीडिया, एंटरटेनमेंट, गैम्बलिंग, आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग। आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कुछ मुफ्तियान कराम इसको जायज़ देते हैं, कुछ मना करते हैं। तो इसका मोटिव ये है कि अगर सेल्फ डिफेंस के लिए अगर इस्तेमाल की जाए तो वो एक तरह से जायज़ है, लेकिन अगर आज के दौर के अतबार से देखा जाए तो सेल्फ डिफेंस कम होता है, ऑफेंस ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसके लिए बहुत सारे मुफ्तियान कराम उसको भी मना फरमाते हैं। और तीसरे जो लास्ट है वो कि वो आपका जो IVF है ना, क्लोनिंग है, तो जो कंपनी करती है बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज, इसके लिए उसको भी ना इससे बाहर निकाले जाते हैं। अच्छा, ये तो क्या था कि पहला बिजनेस को फिल्टर किया। दूसरा क्या होगा कि हमको उसके जो फाइनेंशियल बैलेंस शीट है उसको फिल्टर करना है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को। और वो क्यों करना है कि हमको ये देखना है कि वो किस एतबार से जो बिज़नेस कर रही है वो किस एतबार से कर रही है, कि कंपनी का मंशा क्या है, कि उसको कौन से प्रोसेस को फॉलो कर रही है, कि सिर्फ पूरे लोन के ऊपर वो कंपनी बिज़नेस रन कर रहा है या खुद के पैसे लगा के रन कर रहा है, थोड़ा सा लोन लिया मार्केट से, बाकी का खुद का पैसा है। तो उसको इवेलुएट करना है हमको। और उसके अंदर अलग अलग मुफ्तियान कराम का अलग अलग राय है। तो अक्सर जो है वो जो मैक्सिमम लिमिट है उसमें सबसे पहला जो रेशियो है डेट टू टोटल एसेट्स का है। डेट मतलब लोन, कि कंपनी जो लोन लेती है उसका टोटल एसेट्स के ऊपर कितना परसेंटेज निकलता है। तो इसमें कोई 25% की गुंजाइश देता है, कोई 33% की देता है, और कुछ ही है जो 37% तक की गुंजाइश देते हैं। इससे ज़्यादा कोई गुंजाइश नहीं देता। तो लोग कहते हैं कि कंपनी का जो डेट टू एसेट्स का जो रेशियो होगा अगर 33% से ज़्यादा है तो वो कंपनी शरिया लिस्ट से बाहर चली जाएगी। दूसरा जो है कि नॉन लिक्विड एसेट्स, जैसे मैंने कहा कि फिक्स एसेट्स, कि मशीन्स है, प्लांट है ना, ज़मीन है, तो वो जो चीज़ें हैं वो फिक्स एसेट्स जो है तो वो कितना हो। तो उसके अंदर कोई कहता है कि 10% कम से कम होना चाहिए, कोई कहता है 20% होना चाहिए, कोई कहता है 25% होना चाहिए। लेकिन ये भी एक शरायत है, इसका भी होना ज़रूरी है। जहाँ तक मेरी मालूमात है इस्लामिकली इसको इंक्लूड नहीं करता। इसके लिए पर्सनली मेरे पास खुद इस्लामिकली का ऐप है, पेड वर्जन है, लेकिन मैं सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। तो एक वजह तो ये है कि वो ये रेशियो कैलकुलेट नहीं करता। जो तीसरा है कि जो नॉन कंप्लाइंट इनकम है, तो नॉन कंप्लाइंट इनकम में आपका बिज़नेस के एतबार से भी आ जाएगा और इंटरेस्ट इनकम भी आ जाएगी। कि अगर कोई कंपनी मिसाल ले ले, जैसे एक मिसाल देता हूँ, शुगर कंपनी है, बहुत सारे मुफ्तियान कराम शुगर कंपनी को भी बाहर करते हैं। तो उसमें एक चीज़ ये है कि शुगर कंपनी का जो बाई प्रोडक्ट है उससे मोलेसिस बनता है जिससे शराब बनती है। तो कुछ कंपनियां हैं कि उसको बेच देती है, तो वो एक तरह से उसको इंक्लूड कर लेते हैं। कुछ कंपनियां हैं जो वो खुद शुगर के प्लांट भी लगा देती है, कि शुगर की फैक्ट्री बाजू में शराब का प्लांट भी लगा दिया, अल्कोहल का प्लांट भी लगा दिया। तो मैन्युफैक्चर किया शुगर, उसका जो बचा रॉ मटेरियल उसको शराब के अंदर लगा के शराब भी बनाना शुरू कर दी। तो वैसे इसके एतबार से कोई कंपनी दूसरी, जैसे मिसाल है कि ना ये बजाज की ले लें हम, कि बजाज मोटर्स है, बजाज ऑटो है, तो उसका एक फाइनेंस आर्म भी है। महिंद्रा है तो महिंद्रा का एक फाइनेंस आर्म भी है, जिससे उन लोग आप जब खरीदते हो तो इंस्टॉलमेंट देते हैं, EMI देते हैं, तो वो कि उसका फाइनेंस आर्म है। तो उससे भी कुछ इनकम कंपनी के मेन बैलेंस शीट में जाती है। तो वो दूसरा कि कंपनी ने अगर कुछ पैसे अगर बैंक्स में रखे हुए हैं, फिक्स डिपॉजिट में रखे हुए हैं, तो उससे जो इंटरेस्ट इनकम आया है वो सारी चीज़ों को मिला के वो कैलकुलेट करते हैं कि वो टोटल कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके 5% से ज़्यादा है कि कम है। अगर 5% से ज़्यादा होगा तो उसको निकाल देते हैं वो कंपनी को शरिया की लिस्ट से।
इसके अंदर भी कुछ लोग 2.5% फॉलो करते हैं, कुछ 5% फॉलो करते हैं, लेकिन अक्सर मैक्सिमम जो लिमिट है वो 5% की है। अच्छा, ये एक रेशियो है नेट लिक्विड एसेट्स। लिक्विड मतलब कैश है, रिसीवेबल्स है, या कोई भी ऐसी चीज़, ऐसे एसेट्स जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाए, तो वो वैल्यू कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जैसे हमने शुरू में कहा था कि मार्केट कैप क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस। तो जो मार्केट कैप है उससे कम होना चाहिए, वरना वो कंपनी जायज़ नहीं होगी। इसकी बुनियाद क्या है, जैसे मिसाल है कि एक पैसा है, मेरे पास 100 रुपये की नोट है, इनके पास 100 रुपये की नोट है, तो ये 100 रुपये की अगर नोट हम लोग एक्सचेंज करेंगे तो कम या ज़्यादा में हम नहीं कर सकते, ये हराम है। तो उसी एतबार से कंपनी का जो लिक्विड एसेट्स है और उसका जो मार्केट में वैल्यू है, तो मार्केट की वैल्यू उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लिक्विड एसेट्स है, उसके बाद कंपनी के पास फिक्स एसेट्स भी होगा, तो इसके लिए उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए बनिस्बत ये लिक्विड एसेट्स से। तो ये भी ज़रूरी है देखना। और ये जो पांचवा है, ये कुछ फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, है ना। ये नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट, कि कंपनी का अगर जो पैसा है तो वो कंपनी किस जगह पे पैसा लगा रही है। जैसे बहुत सारी कंपनियां है ना, एक दो मिसाल दूंगा मैं, है ना। ये CDSL के बारे में शायद पता होगा, है ना। CDSL है, IEX है ना, एनर्जी एक्सचेंज जो है IEX, ये दोनों के पास है ना कैश बहुत ज़्यादा है। ये कैश रिच कंपनी इनको कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास कोई मतलब है ना ज़्यादा इनको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता है उनका पूरा बिजनेस, तो इनके पास कैश बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या करती हैं, वो कैश को बैंक्स के अंदर फिक्स डिपॉजिट में या दूसरी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं इनको। तो इसमें वो उसको कैप किया हुआ है कि जो नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट है वो टोटल एसेट्स का 33% से ज़्यादा ना हो, ये एक रेशियो है। तो ये था बेसिकली कि ना बिजनेस ना स्क्रीनिंग, और दूसरा है कि फाइनेंशियल स्क्रीनिंग। अब जैसे मैंने कहा था कि अलग अलग ऐप से अलग अलग वेबसाइट्स हैं, तो उनमें डिफरेंस क्यों है? तो डिफरेंस की वजूहत यही है कि ये जो चीज़ें हैं जो 25% है, 33% है, जैसे कुछ मुफ्तियाने कराम सीधा मना कर देते हैं कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है कि जो कम्प्लीटली शरिया के बेसिस पे डील करती हो, तो इसके लिए वो मना कर देते हैं। खास करके मतलब इंडिया के अंदर अगर मैं कहूँ तो मिडिल ईस्ट के अंदर आपको कंपनियाँ मिल जाएगी, गल्फ़ के अंदर वहाँ पे कुछ कंपनियाँ होती है जो बहुत सारी डील करती है इसके अंदर। तो ये ओपिनियन है मुफ्तियाने कराम का, या सिंगल ओपिनियन है या कलेक्टिव ओपिनियन है, उस एतबार से उन्होंने इसको लिस्ट को बनाया है। और जो 33% का जो कहते हैं कि 33% पे क्यों रुक गए, तो वो एक हदीस है जिससे उसको अखज़ करते हैं, जिससे उसको रिफ़र करते हैं कि 33 एक तिहाई से ज़्यादा भी ज़्यादा है। तो वो एक हदीस है, मुफ्तियाने कराम साहब ताल्लुक़ रब्ता करके उसको डिटेल में समझ सकते हैं। तो इसके लिए 33% का कैप लगा के वो चलते हैं। अच्छा, ये लिस्ट के अंदर और कुछ चीज़ें जो लिस्ट के एतबार से अलग होगी, उसमें एक है कि जो टोटल एसेट्स है, कि कोई शख्स जो रेशियो कैलकुलेट करता है, तो जैसे मैंने ये नीचे का बताया, ये टोटल एसेट्स कि नॉन कंप्लाइंट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तो कुछ लोग टोटल एसेट्स को लेते हैं, कुछ लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन लेते हैं। इस्लामिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन लेता है, इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर टोटल एसेट्स को लेते हैं, तासीस वाले टोटल एसेट्स लेते हैं। कुछ लोगों के एतबार से परसेंटेज डिफरेंट है, कुछ कहते हैं कि जितना कंजर्वेटिव जाए उतना बेहतर है, तो इसके लिए उन्होंने 25% रखा हुआ है। कुछ कहते हैं कि नहीं, एक तिहाई तक रख सकते हैं, तो उसके एतबार से वो है। दूसरा कुछ कहते हैं कि कंपनी की सिर्फ खुद की जो बैलेंस शीट है, जैसे मिसाल देता हूँ कि रिलायंस है, तो रिलायंस एक खुद की एक बड़ी कंपनी है जिसका सबसे मेन बिजनेस क्या है रिलायंस का, ऑयल एंड गैस के अंदर, बराबर। अब रिलायंस के अंदर जियो भी है ना, तो रिलायंस के अंदर जियो मार्ट भी, रिटेल जो उसका सेक्शन है वो भी है, उसका टेली कम्युनिकेशन भी है, और वो भी उसके अंदर में ही है। तो कुछ कहते हैं कि रिलायंस को, पूरी रिलायंस को आप देखा जाए, और कुछ कहते हैं कि सिर्फ आप रिलायंस जो मेन उसका जो बिज़नेस है, जो पेट्रोकेमिकल से उसका रेवेन्यू आ रहा है, सिर्फ उसको देखें हम, और जो उसकी सब्सिडरी, जो छोटी जो कंपनियां होती है उसको सब्सिडरी कहते हैं। तो जो अंडर कंपनीज होती है वो सब्सिडरी कंपनीज को अलग से देखा जाए। तो इसके अंदर भी इख्तिलाफ है, तो उस एतबार से वो अलग अलग देखते हैं उसको। अच्छा, कुछ कहते हैं कि जो हाफ ईयरली रिपोर्ट आती है उसको फॉलो करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं, जो ऑडिटेड रिपोर्ट होती है साल में जो आती है, एक साल पूरे साल के बाद, सिर्फ उसको फॉलो करें।
और ये इलाकों के एतबार से भी इसके अंदर गुंजाइश थोड़ी दी हुई है। जैसे मिसाल है कि ना एशिया है, मिडिल ईस्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा है ना जो कवानीन उसको थोड़ा सा रखा हुआ है। जो वेस्ट है कि अमेरिका वो सब है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इसको इन लोगों ने थोड़ा सा रियायत दी हुई है। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि डिविडेंड प्यूरिफिकेशन करना है, तो मतलब जो नॉन हलाल इनकम थी जो 5% के अंडर में थी, जैसे मिसाल ले कि एक कंपनी की जो नॉन हलाल इनकम थी वो 3% थी। अब कंपनी ने हमको पर शेयर 10 रुपया डिविडेंड दिया, तो हमको क्या करना होगा कि वो 10 रुपये में से 3% निकाल के किसी को गरीब को दे देना होगा, और सवाब की नीयत नहीं करना है। तो इसको कहते हैं डिविडेंड प्यूरिफिकेशन। अच्छा, ये आखिरी स्लाइड है शायद, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इंट्राडे ट्रेडिंग। आजकल अक्सर नौजवान इसके शिकार हैं। इसको मैं दोनों एतबार से समझाऊंगा कि शरीयत के एतबार से क्यों नहीं करना चाहिए, और दूसरी नॉलेज के एतबार से, दूसरी एतबार से क्यों नहीं करना चाहिए। तो अगर पहला हम देखा जाए तो सबने सुना होगा T+1, पता है ना। पहले ये T+2 था, फिर अभी T+1 हुआ, और अभी कुछ तो है जो T के अंदर सेटलमेंट होते हैं। तो ये T+1, इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन डे प्लस 1 डे। मतलब अगर आज मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, तो वो कंपनी का शेयर कल शाम को मेरे अकाउंट में आएगा। तो इसके लिए मैं अभी उसका शेयर होल्डर नहीं हूँ। ये एक नज़रिया है। दूसरा मुफ्ती अलैहिस्सलाम का एक नज़रिया ये है कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदें, अगर उसका नफ़ा नुकसान हमारे ज़मन में आ जाए, कि हमारे ऊपर आ जाए उसका नफ़ा नुकसान, तो हम आगे फ़रोख्त कर सकते हैं। ये दूसरा नज़रिया है। लेकिन पर्सनली मैं भी यही समझता हूँ कि ये T+1 तक हमको रुकना ही चाहिए। उसकी दूसरी वजह क्या है, एक ऑक्शन प्रोसेस है। ऑक्शन के बारे में किसने सुना है? पता है कैसे होता है ऑक्शन, क्यों होता है ऑक्शन? शॉर्ट सेल हो जाता है, तो उसके बाद फिर वो डिलीवरी, इसमें डिलीवरी से पहले माल बेचते हैं तो शॉर्टफॉल हो जाता है, फिर उसकी ऑक्शन। देखिए, जो ऑक्शन है ना, ये एक स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोसेस है, जिसमें जब मैंने कोई शेयर खरीदा, तो अब एक्सचेंज उसका ज़िम्मेदार है कि वो मुझे वो शेयर्स डिलीवर करे। ये एक्सचेंज की जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बाज़ दफ़ा, अभी तो माशाल्लाह पूरा इलेक्ट्रॉनिक पूरा फ्रेमवर्क है, पहले स्लिप बुक्स मिलती थी, इसकी शेयर्स की स्लिप बुक रहती थी, तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्रीफर नहीं करते थे, वो बुक्स के थ्रू सेल करते थे। तो वो बुक्स के थ्रू अपने सबमिट करने में आपको टाइम हो गया, मार्केट क्लोज हो गया, तो आप सबमिट नहीं कर सके। तो कहने का मकसद ये है कि जब मैंने कोई शेयर्स ख़रीदा, सामने वाले ने, जैसे भाई ने शेयर्स बेचा, मैंने ख़रीदा, तो मेरे पैसा अकाउंट से माइनस हो गया, वो पैसा उधर जाएगा। लेकिन उन्होंने शेयर्स डिलीवर नहीं किया, उसकी कोई भी वजूहत हो सकती है। ये भी हो सकता है कि उन्होंने सुबह में शॉर्ट सेल किया था और रिकवर करना वो भूल गए, कि उन्होंने सुबह में बेच दिया ये सोच के कि गिरेगा, लेकिन बाद में उन्होंने ख़रीदना भूल गए, तो वो डिलीवरी रह गई उनकी। तो इसमें क्या होगा, ये पूरा प्रोसेस ऑक्शन में जाएगा। तो एक्सचेंज का एक ऑक्शन का प्रोसेस होता है, जिसमें उन लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरह से ऑक्शन होगा। तो उन लोग क्या करते हैं, मैं मोटा मोटा ऐसा बता देता हूँ कि एक्सचेंज दूसरे ब्रोकर्स को जमा करेगा और उनको कहेगा कि ये शेयर्स की इतना शॉर्टफॉल है, तो कोई है जो ये शेयर्स दे दे। तो अगर कोई दूसरा ब्रोकर आ जाएगा, कहेगा कि हाँ मेरे पास से ले लो, तो उसके पास से एक्सचेंज ले के मुझे दे देगा। तो ये सेटलमेंट हो गया पूरा, और मेरा जो पैसा है वो उसको चले जाएगा। और जो ऑक्शन का प्राइस होता है वो एक कैलकुलेशन का पूरा फ्रेमवर्क है, तो उन लोग उस एतबार से करते हैं। तो अगर वो प्राइस ज़्यादा रहा, तो जो सेलर था उसके अकाउंट से वो माइनस हो जाएगा, डिफरेंस। दूसरा एक ये है कि जैसे कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो ज़्यादा लिक्विड नहीं होती मार्केट के अंदर, मतलब ज़्यादा उनके शेयर्स ट्रेड नहीं होते हैं, कम ट्रेड होते हैं, तो वैसी कंपनियों के शेयर्स ब्रोकरों के पास भी नहीं होते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक कैश सेटलमेंट होता है कि एक्सचेंज क्या करेगा कि मुझे मेरा पैसा रिटर्न कर देगा कैश की सूरत में, मुझे शेयर्स नहीं मिलेंगे, मेरा वो कैश सेटलमेंट होगा। और वो कब कितने पैसे पे होगा वो आगे एक्सचेंज डिसाइड करता है, बेस्ड ऑन द जो ऑक्शन में प्राइस डिसाइड होगा। तो ये जो प्रोसेस है, तो इसमें मतलब एक गुंजाइश है कि चांसेस है कि मैंने जो आज ख़रीदा है वो मुझे ना मिले। तो इसका मतलब अगेन यही हुआ कि मैं उसका हकीकी एतबार से मालिक नहीं बना। तीसरा जो है कि डिविडेंड है, कि अगर मैंने आज कोई शेयर ख़रीदा
और कंपनी की आज डिविडेंड की लास्ट डेट थी, मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा, डिविडेंड जिसने बेचा था उसको ही मिलेगा। मुझे डिविडेंड कब मिलेगा? बुध के दिन अगर कंपनियां देती है तो मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरा नाम मंगल के दिन चढ़ेगा। अगर मैंने पीर को लिया तो मंगल के दिन मेरा नाम बुक्स के आखिर में आएगा, एंड में। बुध के दिन अगर कंपनी डिविडेंड देती तो ही मुझे मिलेगा, पीर को अगर डिविडेंड दिया नहीं मिलेगा। वैसे ही वोटिंग राइट्स, मेरे पास राइट्स नहीं होता। अगर कंपनी की एजीएम है मंडे को, मैं वोट नहीं कर सकता, मेरे पास राइट्स नहीं है, क्योंकि मैं बुक्स के अंदर मैं शेयर होल्डर नहीं हूँ। जो पांचवा है इसको सद्दुल ज़राई कहते हैं। तो ये ना मुफ्तियान कराम लोग का वर्ड टर्म है ये। इसका मकसद क्या है? इसका ये कहना ये चाहा जा रहा है कि जिस चीज़ के अंदर नुकसान होने के ज़्यादा इम्कान हो तो उसको उलमाए कराम शरीयत के एतबार से उसको मना फरमाते हैं कि इंसान उससे बच जाए, तो इसको सद्दुल ज़राई कहते हैं। और स्टॉक मार्केट के अंदर स्टडी है, अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से शायद है ना सेबी ने या किसी ने पब्लिश किया था आर्टिकल कि कितने परसेंटेज ट्रेडर्स ने मार्केट में लॉस किया है। तो लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं डे ट्रेडिंग के अंदर, और ख़ास करके उन लोगों के जिनको नॉलेज नहीं है। तो बहुत कम परसेंटेज है जो डे ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमाते हैं। तो इसके लिए इसको ध्यान में रखते हुए कि अगर हम इससे बच जाए तो बेहतर है। और मैं इसको भी ना वो नहीं कहता कि अगर T+1 के बाद आपके पास शेयर आ गए, शरीय एतबार से आप बेच सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली कहता हूँ कि हम इतना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना करें। हम स्टॉक्स को खरीदें, उसको इन्वेस्टमेंट की नीयत से खरीदें, उसको थोड़ी देर अपने पास रखें, उसको थोड़ा सा सोच समझ कर खरीदें। ऐसा नहीं कि कहीं से टिप्स आ गई मैंने खरीद लिया, फिर 2 दिन के बाद जैसे ही मेरे अकाउंट में आ गया मैंने बेच दिया। इसमें क्या होगा? अगर आप प्रॉपर ट्रेडर हो कि मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है, ना स्टडीज़ कर रहा हूँ, ना मैं जॉब कर रहा हूँ, ना मेरा कोई बिजनेस है, कुछ भी नहीं है, मैं सुबह में 9 बजने से पहले स्क्रीन के सामने बैठ जाता हूँ और शाम में 5-6 बजे तक मैं स्क्रीन के सामने ही रहता हूँ और सिर्फ मार्केट ही देख रहा हूँ। मैं ट्रेडर हूँ प्योर, और उसमें भी मुझे पूरी मालूमात है। और फिर अगर आप कर रहे हो तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं मालूम तो ज़्यादा करके इम्कान यही है कि आप लॉस करेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर। तो इसके लिए इंसान इससे परहेज़ जितना करे उतना ज़्यादा बेहतर है उसके लिए। अच्छा, शरिया स्क्रीनिंग के जैसे मैंने कहा कि हर मुफ्तियान कराम की अलग अलग राय है, तो इसके लिए कि ना आप जो भी आपके मुफ्तियान कराम है आप उनसे ना रब्ता करें। जब भी कोई कंपनी में शेयर्स इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जो भी स्क्रीनिंग क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं तो वो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया मुफ्ती साहब के साथ कांटेक्ट करके उनको बताएं कि ये क्राइटेरिया लिस्ट आई है, मैं इसके एतबार से कर रहा हूँ, और फिर जो राय दे उसका फॉलो कर लें। अच्छा, इसके बाद एक है फंडामेंटल एनालिसिस। इसके अंदर ना हम आज के अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा कि फंडामेंटल क्या होता है और टेक्निकल क्या होता है। इसके बारे में सुना है लोगों ने? देखिए, फंडामेंटल क्या है कि हमको कौन सी कंपनी खरीदना है। इसको एक सिंपल से सेंटेंस में कहें तो इसका मतलब ये कि कौन सी कंपनी हमको खरीदना है, ये कौन बताएगा हमको? ये फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा। अब उस कंपनी को कब खरीदना है और कब बेचना है वो हमको टेक्निकल एनालिसिस बताएगा। तो एक चीज़ ये बता रहा है, दूसरी चीज़ वो बता रहा है। इसमें ये कुछ चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर वर्कशॉप हम रखेंगे डिटेल के अंदर तो हम इंशाल्लाह वो सब कवर करेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें सिर्फ वो मैं कवर करता हूँ इसके अंदर, ये भी मैं जाने देता हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ ये एक ही स्लाइड समरी स्लाइड कवर करूँगा इसके अंदर कि बेसिकली हम जब भी कोई कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हमको वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो बिज़नेस जो है वो कैसे चलता है। इसकी मालूमात बहुत ज़रूरी है कि वो कंपनी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो हमको। जो बिज़नेस हमको नहीं समझ में आता उससे दूर रहे तो बेहतर है। जैसे मिसाल एक फार्मास्यूटिकल है कि फार्मा जो कंपनीज होती है कि वो बिज़नेस बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, तो बहुत सारे लोग उससे दूर रहते हैं क्योंकि वो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू वो पास होती हैं दवाइयाँ और उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, और कोई दवाई उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो रिजेक्ट हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं वो एतबार से। दूसरा कि हमको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसका मैनेजमेंट कैसा है, कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है, उनको मालूमात कितनी है, वो कितने सालों से इस कंपनी को चला रहे हैं, कितनी उनके मार्केट में रेपुटेशन क्या है।
कहीं कि उनमें से किसी ने कोई पास्ट में कोई फ्रॉड तो नहीं किया था। ये भी एक ज़रूरी होता है कि हम देखें इसको कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। फिर दूसरा हम उसको चेक करें कि कंपनी का जो बिज़नेस है कि जो प्रोडक्ट्स है वो क्या है, कि मार्केट में आज इंसान अगर नज़र रखे तो उसको सब पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे हैं, तो उसका क्या डिमांड हो सकता है, तो ये चीज़ देखें। फिर दूसरा हम उसका प्रॉफिट जो रिपोर्ट्स आती है तो कंटिन्यूसली आती रहती है कि उसका सेल्स बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो उसका जो पूरा ट्रेंड है ना, हमको एक क्वार्टर के प्रॉफिट के ऊपर नहीं जाना, एक क्वार्टर के 3 महीने के या 6 महीने के या 1 साल के रिजल्ट के ऊपर हम लोग को नहीं जाना। हमको क्या करना है, हमको उसका ट्रेंड देखना है। और जो कंपनियां कंटिन्यूसली ग्रो करती है वो कंपनियों का रिटर्न सबसे बेहतरीन होता है ना। बैटरी नहीं। तो हमको वो देखना है कि जो कंपनी रेगुलरली बढ़ती जा रही है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, दूसरा उसके मार्जिन्स अच्छे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो फाइनेंस के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस में इंशाल्लाह फ्यूचर में हम कवर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो है वो टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल जो है ना वो बहुत डिटेल स्टडी है, और जितना इंसान इसके अंदर बेहतर होगा उतना ज़्यादा चांसेस है उसके प्रॉफिट के परसेंटेज बढ़ाने के और लॉस कम करने के। और ये बहुत डिटेल स्टडी है और ये इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ, मतलब फंडामेंटल सिर्फ देखता हूँ कि कंपनी कैसी है, मैं टेक्निकल नहीं देखता, तो वो लोग हो सकता है कि पैसा कमा जाए और हो सकता है कि ज़्यादा पैसा ना कमाए। जैसे मिसाल देता हूँ, जैसे शुरू में हमने बात करी थी, जो 2020 कोविड के बाद से जो मार्केट चला है तो बहुत ज़्यादा चला है, लेकिन लास्ट के 1.5 से 2 साल जो केमिकल कंपनीज़ है उनका परफॉर्मेंस नहीं आया। या तो उनके शेयर प्राइस गिरे हैं या तो उनके शेयर प्राइस एक रेंज के अंदर चल रहे हैं। तो जो लोगों ने ये सोच के लिया था कि ये फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है, ये चलेगी, तो उसका 2 साल में उसको कुछ मिला ही नहीं, वो 0% पे या तो नेगेटिव के अंदर, अगर उसने होल्ड करके रखा है। टेक्निकल हमको ये दे देगा, क्या देगा कि आप ये कंपनी से निकल जाओ। जैसे एक मिसाल एक कंपनी की देता हूँ, लॉरस लैब, किसी ने सुना इसके बारे में? ये कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया उसका, फाइनेंशियल्स भी अच्छा था, लेकिन थोड़े टाइम के बाद टेक्निकली कंपनी ने चार्ट पे सिग्नल आ गया था कि आप ये कंपनी से एग्ज़िट करो और इसको सिर्फ वॉच पे रख दो। अभी आप इससे हटके सिर्फ इसको देखो, अगर ये वापस से बाई कॉल आता है टेक्निकली तो आप एंट्री करो। मैनेजमेंट सेम है, बिजनेस सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन क्या हुआ, वो स्टॉक प्राइस निशाना हुआ, तकरीबन 700 से वो कुछ 350 तक आया और उसके रिजल्ट्स भी ख़राब आने शुरू हुए और अभी वो अभी भी 700 के नीचे ही है, अभी तो ऊपर नहीं गया, तकरीबन 2-2.5 साल होने आया। तो इसके लिए मैं ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर इसके लिए कर रहा हूँ कि टेक्निकल बहुत ज़रूरी है एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने के लिए, कि अगर हमको एक्स्ट्रा रिटर्न कमाना है तो टेक्निकल आना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके पैसों की सेफ्टी भी होगी और आपका परसेंटेज रिटर्न बढ़ भी जाएगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कवर कर सकते हैं डिटेल के अंदर। तो उसमें एक चीज़ 2-3 चीज़ मैं इसमें सिर्फ कवर करूँगा अभी। एक चीज़ इसमें यह है सिर्फ बेसिकली कि हमको सोचना है कि मैं क्या हूँ। मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं ट्रेडर हूँ। ट्रेडर में भी अलग अलग होते हैं, आजकल बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं पब्लिक के। मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, कोई कहता है मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ, कोई कहता है मैं सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर हूँ, या तो मैं बस 2 दिन का ट्रेडर हूँ। तो हमको डिसाइड करना है कि मैं क्या हूँ। दूसरा कि मैं इन्वेस्टर हूँ तो कितने टाइम के लिए इन्वेस्टर हूँ, शॉर्ट टर्म हूँ कि लॉन्ग टर्म हूँ। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि करो और भूल जाओ। मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर वो कंपनी अच्छी निकल गई तो आपको रिटर्न मिल जाएंगे। जैसे मिसाल है टाइटन इंडस्ट्रीज़ कि राकेश झुनझुनवाला के बारे में सुना है सबने? वो शख्स ने जो मेजर पैसा बनाया है, जो अक्सर उसका जो पोर्टफोलियो बना इतना हज़ारों करोड़ों का, उसमें सबसे बड़ी जो क्या बोलते कंट्रीब्यूशन था वो टाइटन का था। उन्होंने कुछ 2.5 रुपये में कुछ ख़रीदा था
और अभी वो कंपनी की कीमत कुछ 3,500 कर 3-3,500 वैसे कुछ है शायद, मैंने अभी रिसेंटली फॉलो नहीं किया। तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे, लेकिन लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट भी करता है वो इस तरह से नहीं करता कि मैंने कंपनी ली और छोड़ बेच दी, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला ने ही बहुत सारी ये 20 साल 25 साल के ड्यूरेशन में बहुत सारी दूसरी कंपनियों में भी पैसा लगाया, लेकिन उसको होल्ड नहीं किया इतने टाइम तक। कुछ को 5 साल में बेच दिया, कुछ को उससे कम में बेच दिया, कुछ को उसके बाद बेच दिया। तो मतलब वो भी लॉन्ग टर्म है, लेकिन सिर्फ डाल के नहीं छोड़ दिया, उसको रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं कि उसका फंडामेंटल कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो कंपनी अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है, तो उसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, कि लो और सो जाओ। ये कहावत है नॉर्मली मार्केट के अंदर, बहुत सारे कहते हैं कि स्टॉक को ये स्टॉक लो और सो जाओ बस, तो वैसा नहीं करना चाहिए। दूसरा इसमें एक ना ये है कि टेक्निकल के अंदर आपको ये जो वो आई एम के अंदर आपको देखना है कि मेरे पास पैसा कितना है, नॉलेज कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है, मुझे कितने टाइम के लिए लगाना है, ये चीज़ें भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो इस एतबार से आपको पता चलेगा कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और किस एतबार से करना है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे कम उम्र है, पैसा थोड़ा है उनके पास, तो क्या करते हैं कुछ पैसा वो 1 साल के लिए कैसे स्टॉक्स के अंदर लगाते हैं, कुछ बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लगाते हैं कि 1 महीने से 3 महीने के लिए। तो ये प्रोफाइलिंग के बेस पे आपको डिसाइड करना है कि मुझे कैसे है ना अपने आप को प्रोफाइल करना है और उसके एतबार से मुझे डिसाइड करना है। अच्छा, सिर्फ इसमें मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि एक चीज़ सिर्फ ध्यान रखें कि हमारा जो पैसा है ना उसको हमको सेफ्टी उसकी रखना है, और उसकी सेफ्टी क्या है कि हमारा नुकसान ना हो। तो अगर किसी एतबार से हम किसी ऐसे स्टॉक में चले गए कि जो गिरना शुरू हुआ, तो क्विकली उसको चेक करें कि ये स्टॉक के चांसेस वापस से ऊपर आने के है कि नहीं है, और एक रूल बना दें हम। टेक्निकल के अंदर बेसिकली एक ही चीज़ है, फंडामेंटल और टेक्निकल में, कि इंसान एक रूल बनाए कि ये मेरे क्राइटेरिया है, इसके बेस पे अगर कंपनी उतरती है तो मैं कंपनी में एंट्री करूँगा, नहीं उतरती तो मैं नहीं जाऊँगा, और अगर मुझे इतना परसेंटेज लॉस हुआ तो मैं स्टॉक से एग्जिट कर दूँगा। वो ना सोचें कि मैं ये फ्यूचर में कवर हो जाएगी तो फिर मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। इसके अंदर अक्सर लोग अपना पैसा ब्लॉक भी कर देते हैं या तो बहुत बड़ा नुकसान ले लेते हैं, जिसकी इसकी सबसे बड़ी एक मिसाल है ना सुज़लॉन, नाम सुना होगा है ना, कितना कहाँ पे थी और वो कहाँ पे चलेगी। दूसरी कंपनी यूनिटेक जो 2008-7-8 के अंदर बहुत ज़्यादा उरूज पे थी, और उसके बारे में उसके तो प्रोजेक्ट्स के बारे में भी सबको पता है, लेकिन आज के दौर के एतबार से वो बहुत ज़्यादा है ना उसके स्टॉक्स ना नीचे आ गए। अदानी का अलग ही मसला है भाई। तो बेसिकली देखिए सवाल ये है कि फंडामेंटल आपको क्या कहेगा कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है, टेक्निकल आपको क्या कहेगा कब लगाना है और कब बेचना है। दूसरा एक चीज़ ये कहूँगा कि टेक्निकल किसके ऊपर करना चाहिए, टेक्निकल सिर्फ उसी कंपनीज पे करना चाहिए जो फंडामेंटली शॉर्टलिस्ट होकर आपके सामने आई है, सब कंपनियों के ऊपर नहीं करना चाहिए। और फिर इन्वेस्ट किस में करना चाहिए, इन्वेस्ट सिर्फ उसी कंपनी में करना चाहिए जिसके टेक्निकली इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि टेक्निकली आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अच्छा, इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना था? थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है ना, मैं इंशाल्लाह शॉर्ट में कवर रैप अप करता हूँ। अच्छा, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, ये इंशाल्लाह हम ना फ्यूचर में अगर कभी वर्कशॉप रखेंगे तो हम उसके अंदर कवर कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ ये सिर्फ कहना चाहूँगा, खास करके यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं उनके एतबार से कि हम शुरुआत जब कर रहे हैं तो हम इन्वेस्टमेंट करना है, हमको ये सोचना है कि 1 लाख रुपया है या 10 लाख रुपया है, अब मुझे ये 10 लाख रुपए कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है। अब मैं खुद से मेरी रिसर्च करूँगा, मेरा फंडामेंटल देखूँगा, टेक्निकल देखूँगा, जो पे ना रिसर्च रिपोर्ट्स आती है, जो भी मुझे पढ़ना है करना है वो सब करूँगा, और उस एतबार से फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे ये कंपनियों के अंदर पैसा लगाना है। और पैसा एक्चुअल में नहीं लगा रहे हम, सिर्फ पेपर पे लगा रहे हैं, और टेक्निकली हमको बताएगा कि आज खरीद लो इसको, तो हम बुक के अंदर एंट्री कर लें कि ये स्टॉक को मैंने ये प्राइस में ये रेट को खरीद लिया, बुक की एंट्री करनी है, हमको और कुछ नहीं करना, पैसा नहीं लगाना। तो उसमें सबसे पहले तो आप एक फंड को एज्यूम कर लें, दूसरा हम डिसाइड कर लें कि हम एलोकेशन कैसे करेंगे, कि कौन सा सेक्टर में कितना परसेंटेज रहेगा वो हम डिसाइड कर लें। फिर एक कंपनी को कितना परसेंटेज हम देंगे कि 1 लाख में से 5,000 एक कंपनी में डालना है कि 10,000 एक कंपनी में डालना है, हम वो डिसाइड करें। उसके बाद हम पेपर ट्रेडिंग करें कि मैंने पेपर पे ख़रीद लिया इसको और पेपर पे बेच दिया,
और उसके बाद जब हो गया तो 1 साल के बाद हम अपना खुद का जायज़ा लें, है ना। माशाल्लाह छोटी उम्र के तो अभी से ये कर सकते हैं। अब खुद का जायज़ा लें कि मैंने जो ख़रीदा था, मैंने जो बेचा था पेपर के ऊपर, उससे कितना रिटर्न मुझे जनरेट हुआ। ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है स्टार्ट करने के लिए कि इसमें कोई रिस्क नहीं है और इसमें नॉलेज बढ़ती जाएगी। और जो मिस्टेक हम ये प्रोसेस के अंदर बीच में करेंगे तो उससे हम सीखते जाएंगे कि किस तरह हम इसको और अच्छे से करें और अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ है जिसको रूल्स भी आप कह सकते हो, ये मार्केट में बहुत सालों से चल रहे हैं और उम्मीद है कि ये बहुत सालों तक चलेंगे। इसमें एक चीज़ है प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। मतलब आज जो प्राइस है स्टॉक की, मार्केट ने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्काउंट कर चुका है। और गालिबन अगर कहा जाए तो फ्यूचर में जो थोड़ी आने वाली मालूमात है उसको भी वो डिस्काउंट कर देते हैं। ये हम रिटेल इन्वेस्टर्स के पास न्यूज़ बाद में आती है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट होती है जो उसको डिटेल में रिसर्च करते हैं, वो पहले ही इसको भाप लेते हैं। इसके लिए आप, मैंने जैसे कहा कि टेक्निकल के अंदर आप देखेंगे तो ये चीज़ आपको इंडिकेशन दिख जाएगा कि स्टॉक पहले ही इंडिकेट कर देता है बहुत मरतबा कि यहाँ से आप हट जाओ या तो साइड में चले जाओ, होल्ड पे चले जाओ, और वो स्टॉक्स के फिर बाद में रिजल्ट्स भी ख़राब आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत सेइंग है। दूसरा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, कि जो मार्केट का जो भी ट्रेंड है वो हमारा दोस्त है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप साथ में चले, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम ज़्यादा स्मार्ट ना बने, हम साइड में चले जाए, ये हमारे लिए बेहतर है। दूसरा है कि हमको मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए। डू नॉट टाइम द मार्केट। मतलब क्या है इसका, ये गुमान नहीं लगाना चाहिए कि अब क्या होगा। हमको देखना क्या है कि क्या हो रहा है, ये नहीं सोचना है कि क्या होगा, कि यहाँ से ये और नीचे जाएगा नहीं जाएगा। जैसे मिसाल देता हूँ, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना ये मैंने स्टॉक लिया था, अब ये नीचे आ रहा है, अब क्या करूँ। तो मैं पूछता हूँ कि तुमको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ये क्या जाएगा। तो बोलते नहीं, इससे नीचे तो नहीं जाएगा। और ये कुछ मेरे रिश्तेदारों की भी बातें हैं। और उसके बाद वो स्टॉक्स वहाँ से नीचे गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो वो एक लेवल पे जाके रुक जाएगा, ज़रूरी नहीं है, वो वहाँ से और नीचे जा सकता है। जैसे एक मिसाल देता हूँ, एक कंपनी का चाहिए तो नाम आप नोट डाउन कर लेना, EKI एनर्जी शायद करके है उसका। वो कुछ 8-10 रुपये से चला था, 2-3 हज़ार पे गया और फिर बहुत लोगों ने इसके अंदर पैसा भी डाला, अब वो वापस से 300 पे है। और फिर जो 3000 से नीचे आया तो कुछ 1000 के ऊपर रुका और फिर थोड़ा ट्रेड करने लगा। तो लोगों को क्या लगा कि 10 से 3000 पे गया था तो ये वापस से ऊपर जाएगा, लेकिन टेक्निकली सिग्नल बाय का नहीं था। तो लोग ने उसको टाइम किया और उस लोगों ने क्या बोला कि जाएगा ऊपर, और ख़रीद लिया, वो और नीचे आ गया। तो इसके लिए उसका जो थर्ड पॉइंट है ना कि डू नॉट कैच अ फॉलिंग नाइफ, कि गिरती हुई छुरी को मत पकड़ो, हाथ कटने के चांसेस ज़्यादा है। तो जो स्टॉक गिर रहा है ना उसको गिरने दो, चाहे कोई भी स्टॉक हो। दूसरी एक कहावत है कि स्टॉक के पीछे मत भागो आप। जैसे न्यूज़ आती है आजकल, तो आजकल तो न्यूज़ पे ही सब चल रहा है ना, लोग अच्छे खासे न्यूज़ पे ही चल रहे हैं। तो न्यूज़ आई तो वैसे ही, जैसे ही न्यूज़ आई हमने ख़रीदना शुरू कर दिया। मत करो, आप कंपनी को स्टडी थोड़ा करो, कहीं नहीं जाएगा। अगर वो स्पीड में बढ़े भी गया तो वापस से थोड़ा करेक्ट करेगा और उसमें आपको मौका मिल जाएगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो जाने दें आप, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिसके अंदर हम पैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए कहते हैं कि आप पीछे भी मत भागिए। अच्छा, दूसरा, सिर्फ वही बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें कि जो आपको समझ में आता है, जो समझ में नहीं है तो उससे परहेज कर लें। अच्छा, उसमें और एक चीज़ ये है, अच्छा मैं डायरेक्टली ऐसे कह देता हूँ, इसमें दूसरा एक चीज़ ये है, मेरे मोबाइल में भी है। अच्छा, स्टॉक मार्केट में है ना, सिर्फ हम वही पैसा लगाए कि जो हमारे पास एक्सेस है। हम जो पैसा हमको शॉर्ट टर्म में जिसकी ज़रूरत नहीं है, हम वो पैसा लगाए। जैसे मिसाल है कि मेरे पास कुछ पैसा आया, अभी 3 महीने के लिए मेरे पास है या 6 महीने के लिए मेरे पास है। अब मुझे लगा कि चल मैं एक काम करता हूँ, उसको मार्केट में लगा देता हूँ, कुछ नहीं तो 5% तो मिल जाएगा, 10% मिल जाएगा तो मैं कमा लूँगा। मत करो, क्योंकि मार्केट कब गिरेगा कोई किसी कह नहीं सकता है। तो इसके लिए हम मार्केट में वही पैसा लगाए जो हम थोड़ा सा मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, जिसकी हमको ज़रूरत ना हो, जो सरप्लस है।
अच्छा, इस पे अभी ये ओपन नहीं हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर और एक चीज़ ये है ना, कुछ मिथ्स है मार्केट के अंदर कि लोग कहते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता। और बहुत मतलब ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर था और वो थोड़े टाइम के बाद वो लॉन्ग टर्म बन गया। क्यों? क्योंकि स्टॉक गिर गया। तो वो क्या सोच रहा है कि बोले अरे होल्ड कर लो, अभी वापस से ऊपर आ जाएगा। तो था शॉर्ट टर्म, वो बन गया लॉन्ग टर्म। और किस वजह से बना? वो मजबूरी की वजह से बना। तो उसका ये प्रैक्टिस नहीं था, बिहेवियर नहीं था। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर लॉस हो रहा है बुक करके हट जाओ उसमें से। फिर एक दूसरी करना सेइंग है, मिथ है कि जो बढ़ रहा है वो बढ़ते जाएगा। वैसा नहीं है। और जो गिरते जाएगा वो गिरते जाएगा, वैसा भी नहीं है। तो इसके लिए उसको थोड़ा सा देखना है हमको। अच्छा, एक दूसरी सेइंग है कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। कि ऐसा नहीं है। कम रिस्क के अंदर भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है हमको। तो ये एक ऑप्शन है जिसको हमको इवेलुएट करना है मार्केट के अंदर। अच्छा, फिर दूसरा एक चीज़ ये है कि जिसको आजकल लोग देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो बाई कर रहा है, हम उसको खरीद लें। कि फ़ंड ने खरीदा तो हम भी खरीदेंगे, फ़ंड ने बेचा हम भी बेच देंगे। तो वैसा नहीं है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो फंड्स खरीदते बेचते हैं, उनकी बहुत सारी वजूहात होती है खरीदने और बेचने की। जैसे वो कुछ पैसा ग्रोथ स्टॉक में लगाते हैं जिसमें ज़्यादा रिटर्न है, कुछ पैसा वो ऐसे स्टॉक्स में लगाते हैं जहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा हो, बैलेंस करने के लिए। तो हम उनको अगर फॉलो करेंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है। अच्छा, इसमें कुछ है ना लर्निंग मटेरियल है, तो वो इंशाल्लाह मैं बाद में आपको साथ शेयर कर दूंगा। उसमें है ना लिंक्स है, वीडियोज़ है, PDF है। जिसको सीखना है वो उसमें फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों सीख सकता है उसको। कुछ बुक्स है, अगर जो है ना, अल्लाह माफ़ करे लेकिन हमारे अंदर आज ये रिवाज नहीं है किताबें पढ़ने का। वरना बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो फाइनेंस से, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई केमिकल इंजीनियर है, या कोई प्रोफेसर है, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और बहुत अच्छा रिटर्न कमा रहे हैं। लेकिन वो लोग मार्केट को स्टडी करते हैं, कंपनियों को अच्छे से डिटेल में समझते हैं और स्टडी के बाद पैसा लगाते हैं और पूरा डिटेल में उसको समझ के लोग करते हैं। तो इसके लिए मैं बुक्स के नाम भी दे दूंगा, अगर जिसको इंटरेस्ट हो तो वो बुक्स ले, बुक्स को पढ़े, इंशाल्लाह नॉलेज बहुत मज़ीद मालूमात बढ़ेगी आपकी। अच्छा, ये लास्ट की 2 स्लाइड्स है, इसको मैं सिर्फ कवर करता हूँ 2 मिनट में, फिर हम लोग रैपअप कर देंगे। चलो, आजकल ना बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं। मैं इस इवन है ना, मैं आजकल है ना अपने स्टेटस के ऊपर भी रखता हूँ बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। इवन मेरे ब्रोकर्स हैं, मेरा 2 जगह अकाउंट है, एक एंजल ब्रोकिंग में, एक मोतीलाल में। मेरा जीरोदा या कहीं दूसरी जगह पे अकाउंट नहीं है। उसकी एक वजूहत है, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो इस्लामिक ब्रोकर के पास है। तो मैं इस्लामिक ब्रोकर के थ्रू ना बाइंग सेलिंग जो करना है अगर वो करता हूँ। तो ये बहुत सारे आपको ना ब्रोकर्स हैं आजकल, तो जो प्रिटेंड करते हैं कि हम ब्रोकर हैं। ये ना फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की ना लिस्ट है, जहाँ पेड वर्जन भी है, फ्री वर्जन्स भी है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये कहूँगा कि माशाल्लाह बहुत नौजवान तबका है, पैसे लगाकर मार्केट सीखने से परहेज़ मत करना। थोड़े पैसे लगाकर अगर आप सीखते हो, इससे उम्मीद है अच्छा पैसा कमाओगे। सेफ्टी के साथ में रिटर्न ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो अगर पैसा थोड़ा सा लगा के भी अगर सीखने का कोई अच्छा मौका मिलता है, आप लगाइए ना, कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही रिटर्न मिलेगा, है ना। हम स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो एक तरह से फीस जो भर रहे हो क्या है, वो इन्वेस्टमेंट है।
कि टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट को भी सीखे और करे तो ज़्यादा बेहतर है। ये कुछ बुक्स है, उसके बारे में इंशाल्लाह बता दूंगा बाद में। अच्छा, तो जो स्टॉक मार्केट के जो फ्रॉड्स होते हैं, बस 2 मिनट में कवर कर लूँगा। स्टॉक मार्केट के जो फ्रॉड्स होते हैं तो उसको किस तरह से देखना है? तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि जो हमारे पास जो आया है बंदा जो हमको पिच कर रहा है स्टॉक्स का, तो वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, सेबी से, एनएससी और बीएससी से। सब ब्रोकर के पास रजिस्ट्रेशन नंबर्स होते हैं, तो वो आपको इजीली मिल जाते हैं। दूसरा, अगर वो कहता है कि मैं एडवाइज़र हूँ या मैं सब ब्रोकर हूँ फलाने ब्रोकर का, जैसे मैंने कहा कि मेरा मोतीलाल में और एंजल में है, वो दोनों से मुझे ईमेल आ रहे हैं आजकल। क्या ईमेल आ रहे हैं कि फ़ला बंदा अपने नाम से कह रहा है कि मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो वैसे लोगों को आप कहें, वैसे लोगों का आप मेन जो ब्रोकर है, एंजल जो ब्रोकिंग है, जैसे कोई दूसरा ब्रोकर है, उससे कंफर्म करें कि ये बंदा आपसे कनेक्टेड है कि नहीं है। जो मेरे पहचान में जो फ्रॉड आया था वो इससे रिलेटेड ही आया था कि वो बंदे ने कहा कि मैं ये मेन ब्रोकर से कनेक्टेड हूँ, और उसने एक बाकायदा अच्छा सा वेब पेज बनाया, सब कुछ किया, ऐप बनाया, पैसे लिया, अब पैसे रिटर्न नहीं आ रहे, और वो फ्रॉड था। दूसरा है कि जो भी आपको कहता है कि आपको ना एश्योर्ड मतलब फिक्स रिटर्न मिलेगा, रिस्क की चांसेस नहीं है, रिस्क नहीं होगा, बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ये एक तरह से ना रेड साइन है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। जो कहता है कि आपको हर महीना 10% प्रॉफिट दूंगा, ये भी एक साइन है कि चांसेस है कि ये गलत बता रहा है, क्योंकि इतना प्रॉफिट नहीं होता। कि मार्केट की हिस्ट्री है कि जो एवरेज रिटर्न है वो अराउंड 16-17% है। तो इसके लिए जो कहता है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न होगा, वो भी एक आप डायरेक्टली कह सकते हैं वो एक फ्रॉड है एक तरह से। दूसरा, अगर कोई कहता है कि पैसा ट्रांसफ़र करो, तो कभी भी किसी के पर्सनल अकाउंट में या कोई दूसरे अकाउंट में कभी पैसा ट्रांसफ़र नहीं करें, क्योंकि मेरे जो पहचान वाले थे उनको जो पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कहता था, तो हर मरतबा उनको एक अलग अकाउंट आता था कि आप ये अकाउंट में ये बार ट्रांसफ़र कर दो, अब वो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। वो बेचारे उतने पढ़े लिखे नहीं थे, फाइनेंस मार्केट की उतनी नॉलेज नहीं थी। और दूसरा ये था कि उन्होंने वो ग्रुप के अंदर कुछ देखा था कि वो ग्रुप में जो लोग हैं उनको हर महीने 10% 15% का प्रॉफिट हो रहा है। उन्होंने भी शुरू में थोड़ा सा पैसा लगाया, उसके ऊपर प्रॉफिट मिला, उन्होंने अपनी मुद्दल निकाल ली। फिर बाद में जब देखा कि यार अच्छा खासा लोगों को पैसा लग रहा है, फिर उसके अंदर कुछ लोग का ऐसा स्टेटस आया कि मैंने तो 50 लाख लगाया है, कोई कह रहा है मैंने 75 लाख लगाया है। वो एक तरह से फ्रॉड स्कीम होती है, वो लोग अपना प्रमोट करते हैं इस तरह से, तो उनको लगा कि लगाना चाहिए, उन्होंने और पैसा डाल दिया। फिर उन्होंने पहले हज़ारों में डाला था, फिर लाखों में डाल दिया। तो उनको ये अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करने को कहता था। ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये फ्रॉड है। कभी भी कोई ब्रोकर तुमको ये नहीं कहेगा कि अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। दूसरा कि ब्रोकर के अकाउंट से तुम्हारे बैंक अकाउंट एक बार लिंक हो जाता है तो ब्रोकर की वेबसाइट पे वो बराबर दिखेगा ट्रांसफ़र करते वक्त में। और कभी भी अगर वैसा है तो हम जब ट्रांसफ़र करते हैं तो पहले थोड़ा सा पैसा ट्रांसफ़र करें, तो वो आपको बैंक अकाउंट से डेबिट होने का मैसेज आ जाएगा, ब्रोकर के अकाउंट में क्रेडिट होने का मैसेज आ जाएगा। इवन स्टॉक एक्सचेंज से भी मैसेजेस आते हैं कि आपका फ़ंड बैलेंस इतना है, तो इसको ध्यान में रखिए। और अगर जो लास्ट ऑप्शन है कि इन केस अगर किसी के साथ अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो जाए, तो उस क्या करें कि सबसे पहले वो साइबर सेल के अंदर वो कंप्लेंट फाइल कर दे। जो भी पर्टिकुलर ब्रोकर है, जो भी नंबर से वो बात कर रहा है, तो उसकी वो कंप्लेंट ना उस वहाँ पे फाइल कर दे। अच्छा, दूसरा है ये जनरल बिजनेस के एतबार से, कि जैसे मिसाल है कि हीरा गोल्ड है, तो इसमें है कोई किसी ने इन्वेस्टमेंट किया हो या किसी के घर वालों ने किया हो हीरा गोल्ड में? माशाल्लाह सब समझदार है, क्योंकि मेरे तो बहुत करीबी रिश्तेदारों ने पैसा लगाया था। मैंने मना भी किया था लेकिन उन्होंने नहीं निकाला, कि वो 3% था, तो वो एतबार से उन्होंने नहीं निकाला और वो बेचारे फंस गए। कोई नॉर्मल बिज़नेस है, कोई स्कीम हमारे पास आती है नॉर्मल बिज़नेस की, तो हम उसको किस एतबार से देखें कि वो बिज़नेस जायज़ सही है कि नहीं है। उसमें 2 चीज़ पहले तो देखनी है कि एक जायज़ है कि नहीं है, दूसरा वो बिज़नेस के एतबार से वो सेंस बनता है कि नहीं। तो हीरा गोल्ड में तो माशाल्लाह वो पूरे नकाब के अंदर थे, तो वो लोगों को लग रहा था कि ये पूरा शरिया है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करें कि हम कंपनी का जो प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट को देखें, वो प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम वो देखें कि उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं मार्केट के अंदर। हीरा गोल्ड की अगर किसी ने वेबसाइट जाके देखी होगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो चीज़ें की बात, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते थे, वो मार्केट में दिखते नहीं थे ज़्यादा अक्सर। दूसरा इसमें एक है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न, कम वक्त में, नो रिस्क। आज के दौर में कोई चीज़ नहीं है ऐसी। अगर जो ये कह रहा है तो फ्रॉड है एक तरह से। दूसरा
अगर कोई आपको 3% 4% हर महीने दे रहा है तो वो कितना, आपको कितना परसेंट मिला? अगर 3% के एतबार से आपको मिल रहा है तो साल का कितना हुआ? 36%, 36% वो आपको दे रहा है और वो प्रॉफिट में से दे रहा है, तो मतलब उसका प्रॉफिट कितना रख रहा होगा फिर वो? तो वो भी कम से कम 20-25% रख रहा होगा। तो 50-60% का प्रॉफिट जो बिज़नेस के अंदर होगा, तो ये बड़ी कंपनियां ऐसी हैं कि वो बिज़नेस में एंट्री नहीं करेगी ना। अदानी और अंबानी क्या कर रहे हैं, जो दिख रहा है उसमें जा रहे हैं, जहाँ पैसा दिख रहा है जा रहे हैं। तो ये जो रिटर्न है ना, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा टेक्निकल है, कि कोई भी बिजनेस में कंटिन्यूसली पैसा नहीं लगता। जैसे अगर मैंने कोई प्लांट है मेरा, तो अगर मैं उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो उसकी एक कैपेसिटी है। अगर मैं उसको पूरा 24 घंटा भी रन करूँ ना, तो वो मैं 24 घंटा ही कर सकता हूँ, उसके बाद मैं उसको नहीं कर सकता। तो बिज़नेस के अंदर जो पैसा चाहिए उसकी एक मिकदार है, और जो कंटिन्यूसली अगर मैं पैसा किसी का ले रहा हूँ तो उससे क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, जिन्होंने अभी पैसा लगाया हुआ है, उनका रिटर्न कम होगा। क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉफिट उतना ही है, मैं लोगों से पैसा लेते जा रहा हूँ। क्योंकि अगर मुझे एक्सपांड भी करना है, मुझे एक प्लांट था, मैंने दूसरा प्लांट शुरू करना है, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाने के लिए भी कम से कम 6 महीना 1 साल लग जाएगा कि मैं ज़मीन देखूंगा, सब देखूंगा, तो वो रिटर्न कम हो जाएगा दूसरे इन्वेस्टर्स का। तो एक ये चीज़ होती है कि कंटिन्यूसली कैपिटल इंजेक्शन नहीं होता किसी बिजनेस में। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपने लगाया, आप किसी को पकड़ो, जिसको चेन मार्केटिंग बोलते हैं, कि आप तो लगाए हो, अभी आपको अगर पैसा ज़्यादा चाहिए तो आप दूसरों को और लेके आओ। और ये इसके अंदर अल्लाह हिफाजत फरमाया कि आज हमारे रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि हम लोग सबसे पहले किसको पिच करते हैं? रिश्तेदारों को या दोस्तों को, और किसी को पिच नहीं करेंगे। बोले कि यार मैंने लिया हूँ, अच्छा रिटर्न मिला, तू भी आ जा। और फिर जिसने पहले पैसा लगाया है तो वो तो निकल जाएगा प्रॉफिट में, जिसने बाद में लगाया वो मर जाएगा। अच्छा, दूसरा इसमें शरीय एतबार से भी देखना होगा कि पहले जो प्रॉफिट कमा लिया वो जायज़ है कि नहीं, तो मुफ्ती आने कराम से पूछना होगा। और जो लास्ट है कि अगर ऐसी कोई कंपनी है तो हमको कैसा पता चले कि ये कंपनी सही है कि नहीं? तो एक MCA करके वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है MCA। वहाँ पे कुछ 125 से 150 रुपये में कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट मिल जाती है। हम वो पैसा पे करें, उसकी वो डाउनलोड कर दें। अभी हम लाखों रुपये अगर लगा रहे हैं तो इतना खर्चा हम कर सकते हैं, तो हम वो डाउनलोड करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के एसेट्स क्या है, कंपनी का ओनर कौन है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, बेसिक डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा, पूरा उसकी हिस्ट्री मिल जाएगी आपको। तो हम थोड़ा सा पैसा लगा के वो निकाल लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो इंसान अगर इसके ऊपर ध्यान देना तो इंशाल्लाह कि उम्मीद है कि वो फ्रॉड चीज़ों से बच सकता है।